और ये वो कंपनियां थी जो कि तेल की कंपनियां थी और सरकारी क्षेत्रों से जुड़ी हुई थी। और पिछले कुछ सालों से मैं क्रिप्टो करेंसी का अध्ययन कर रही हूँ, ब्लॉकचेन का अध्ययन कर रही हूँ, क्योंकि मैं वित्तीय डायरेक्टर हूँ। और इसीलिए मुझे पता है कि रशिया में जो चीजें हैं कि जो भी कितना कर लगता है क्रिप्टो करेंसी पे, कितना आप बेच सकते हो, आप रख सकते हो, आप किस तरह से आप अपने बैंक कार्ड में डाल सकते हैं, और किस तरह से आप अपने पैसे जो हैं आप जमा करा सकते हैं क्रिप्टो करेंसी में। तो ये सब चीजें मुझे पता है। लेकिन आज हम लोग आपसे बात करना शुरू करेंगे ब्लॉकचेन के बारे में, जो हमने इस साल शुरू किया है। और बहुत सारे सक्रिय पार्टनर जो हैं वो हमसे ये पूछते हैं कि क्रिप्टो यूनिट टोकन्स का क्या होगा, क्या आने वाले समय में ये ऊपर जाएगा या ये नीचे जाएगा, क्या चाल रहेगी। और जो मार्च 2019 में इसका क्या स्थिति रहेगी, यकीनन वो लोग चिंतित हैं और मैं आप लोगों के सभी सवालों का उत्तर देने में काफी रुचि रखती हूँ। और आज हम क्रिप्टो करेंसी की जो हिस्ट्री है उसकी ओर देखेंगे और हम लोग एक अपनी यादों की सालगिरह या यादों की यात्रा करेंगे 2009 में। आप देखिए जो सफेद जो आपका पत्र है उसमें आप देखिए सतोशी नोकोमोटो जी से फेसबुक पे ये एक डॉक्यूमेंट है जिसने पूरे वर्णन किया है ब्लॉकचेन तकनीक के बारे में। और 10 साल से ऊपर का समय गुजर गया है और अभी 9.1 थाउजेंड डॉलर्स के करीब है इसका जो मूल्य है। कई लोग ये नहीं समझते हैं कि इसका मूल्य इसके पीछे क्या है और क्यों ये जो अजीब सी जो डिजिटल चीज है ये केवल एक संख्या के रूप में आपके पीसी पे क्यों है, और क्यों इसकी जो कीमत है केवल $10,000 है। इसके बारे में इतना बड़ा क्या है। बिटकॉइन जो है वो एक तरीके से जो ग्लोबल क्राइसिस है 2008 का, उसका एक तरफ से एक तरह से क्रांति की तरह था। और जो फाइनेंशियल क्राइसिस थी 2008 में, उसने पूरी दुनिया को ये दिखाया कि कम योग्यता के साथ और जो कम सुरक्षा और संरक्षण जो बैंक देता है उसकी वजह से कैसा हाल रहता है। 2008 से पहले सब कुछ केवल एक ही सर्वर के ऊपर सारी चीजें होती थी। और जो आपके एम्प्लॉयज हैं, जैसे आप देख सकते हैं बहुत सारी जो फिल्में हैं जिसके अंदर जो बैंक एम्प्लॉय होता है वो जो दशमलम जो आपका पॉइंट होता है उसको गणना में शामिल करता है। और सब जुड़ते 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 वही जो आपके राशि है वो जुड़ते जुड़ते मिलियन डॉलर्स में तब्दील हो जाता था। तो ये जो मैकेनिज्म है इसके हिसाब से कई कई ऐसी चीजें हैं जैसे मॉर्गेजेस के साथ भी शामिल किया जाता है, जिसके अंदर मॉर्गेजेस जो है वो कई बारी उसको कितनी संख्या में जोड़ा जाता है और कई सारे लोग जो है उसी जो अपार्टमेंट है उसी में उनको काफी मुनाफा हो जाता है। जो 2008 का ये जो आपातकालीन स्थिति थी उसमें बिटकॉइन के जितने भी सदस्य हैं वो कोई समाधान नहीं दे पा रहे थे। और उन्होंने ये कहा कि जब एंट्री जोड़ी जाती थी ब्लॉकचेन में और उसी समय पे उसको ओपन किया जाता था तो आप एक सिंगल एंट्री को खोल नहीं सकते हैं तब। और ये उस समय एक तरीके से फोर फादर बना नए फाइनेंशियल सिस्टम का। और कुछ सालों के अंदर बहुत सारे बैंक जो हैं वो काम करने लगे ब्लॉकचेन समाधान के ऊपर। न सिर्फ बैंकिंग का क्षेत्र बल्कि सभी जो उत्पादन है वो इसमें शामिल हुए। जितने भी स्टोर्स हैं वो सभी अपना अपना डेटा को स्टोर करते थे ब्लॉकचेन पे, ताकि कोई भी ऐसे कथन ना आए जो लोग कहें कि भाई हम तो ज्यादा बनाते हैं, कुछ कहें कि हम तो कम बनाते हैं, कम उत्पादन करते हैं। तो जितनी भी जो ऑयल प्रोड्यूसिंग कंपनीज है जैसे ब्रिटिश पेट्रोलियम है वो ये कहेगा कि हम लोग तो ओवर प्राइस जो उनकी ज्यादा जो राशि है
ज्यादा कीमत की राशि है वो दर्शाते हैं। और अभी जो कंपनी प्लेसेस हैं उसमें जो ब्लॉकचेन है वो और भी ज्यादा विश्वास का निर्माण करता है। अगर आप बिटकॉइन की कीमत को देखें तो हम तकनीक के बारे में बात नहीं कर रहे, मुद्रा के बारे में बात कर रहे हैं। तो कई सालों से, लगभग 2 सालों से जो बिटकॉइन है उसकी जो कीमत है वो कुछ भी नहीं थी, 0.00003 के करीब थी। और 22 मई 2010 से पहले जब लैस्लो हैनिच जो कि सबसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने जांच की थी बिटकॉइन का अपने घर के कंप्यूटर पे, अगर उन्हें ये मौका दिया जाए कि आप खनन कीजिए अपने घर के पीसी पे, कल्पना करिए अगर आपको ये मौका दिया जाए, तो इस व्यक्ति ने खरीद बनाई वास्तविक जीवन में 2 पीसेस खरीदी 10,000 बिटकॉइन के लिए। और फिर जर्नलिस्ट द्वारा इनका इंटरव्यू हुआ और उनसे पूछा गया कि आपको कोई पछतावा है कि आपने 10,000 बिटकॉइन जो है वो 2 पीसेस के ऊपर आपने कीमत उसकी खर्ची है। क्योंकि अगर आप आज उसकी राशि को कल्पना करें तो देखिए आप तो मिलियनेयर बन जाते, उसी राशि से करोड़पति हो जाते। और उस व्यक्ति ने 1 लाख बिटकॉइन का खनन किया और उन्होंने जीन्स खरीदा, पीसेस खरीदा। तो उन्होंने जो बिटकॉइन है उसको एक रुचि की तरह समझा। ये इस तरीके से जैसे आप मोनोपोली के पैसे के साथ खेल रहे हैं, यही उनका तरीका था, यही उनका रुझाव था। और ये सोचते थे कि उस समय मैं काफी युवा था, मैं जानता नहीं था कि इसकी इतनी कीमत होगी। और कल्पना करिए कि ये 1 in 0 नंबर में है, और ये जो बिटकॉइन है इसको कहीं भी कुछ भी समझा नहीं जाता था। और अब सोचिए 10 साल के अंदर इसको एक ऐसी मुद्रा माना जा रहा है जिसको ट्रेड किया जा रहा है अमेरिकन एक्सचेंज में, बिटकॉइन फ्यूचर्स की तरह शिकागो एक्सचेंज पे और बहुत सारे और मुख्य एक्सचेंजेस पे। वो कभी उस समय कल्पना ही नहीं कर पाता था कि ऐसा भी होगा। उसे लगता था ये एक मजाक की बात है। और मुझे ये लगता था कि अगर मैंने 10,000 बिटकॉइन को अगर नहीं बेचा होता 2 पीसेस के लिए तो शायद मैं भूख के मारे मर ही जाता और शायद मेरे को कभी भी बिलियनियर बनने का मौका नहीं मिलता। ये इस तरीके का उन्होंने एक हास्य व्यंग किया और यही उन्होंने कारण दिया कि मैंने क्यों बिटकॉइन को उस समय बेचा। और क्योंकि वो कल्पना ही नहीं कर पाते थे कि बिटकॉइन की कभी इतना बड़ा मूल्य भी होगा। और आज हमारे बहुत सारे ऐसे भागीदार हैं जो EIP को खरीदते हैं मार्च अप्रैल 2019 में, और उन्होंने क्रिप्टो करेंसी प्राप्त की एक उपहार के रूप में। और उनको ये नहीं पता कि आज उसके लिए उन्होंने कितना भुगतान किया है और पिछले साल उसके लिए उन्होंने कितना भुगतान किया है। ये ऐसे है जैसे कीमत हो बिटकॉइन की 2010 में 0.000 कुछ, और अब वो तैयार है अपने CRU अंकों को खरीदने के लिए 5 सेंट के लिए, 10 सेंट के लिए। वो एक तरीके से भीख मांग रहे हैं कि हमें अवसर दीजिए कि हम अपने CRU अंकों को बेच सके। वो कह रहे हैं कि हमें विनिमय करने का मौका दीजिए, एक्सचेंज को उद्घाटन करिए CRU डॉलर्स के लिए। देखिए ये एक रुख है मानवता का, किसी भी व्यक्ति का, कि शायद मैं इसे बेचूंगा भी नहीं लेकिन कम से कम मुझे एक मौका दीजिए कि मैं इसे बेच सकूं। जैसे कि अचानक से अगर मेरे को 2 पिज्जा चाहिए तो मैं बटन पे क्लिक करूंगा और एक्सचेंज कर दूंगा अपने CRU अंकों का $100 के लिए, और उसके बाद मैं 2 पिज्जा खरीद लूंगा। और देखिए ये इस तरह से लोग कल्पना करते हैं। और हम लोग इसी तरह से तैयार कर रहे हैं इस फंक्शन का ताकि हम एक्सचेंज कर सके, कि आपके पास जो प्रणाली है आपके बैक ऑफिस में ना हो। ये एक तरीके से एक्सचेंज नहीं है, लेकिन हम लोगों को अभी भी थोड़ा और समय चाहिए ताकि हम इसे बेहतरीन रूप से कर सके। आइए अगली स्लाइड पर चलते हैं। तो आप क्या सोचते हैं कि किनके चार्ट हैं ये? क्या लगता है आपको? जो पहला चार्ट है और जो दूसरा चार्ट है, बताइए चैट के अंदर, बताइए कि आपको क्या लगता है कि ये किसके किसके चार्ट हैं।
और मैं हमारे अनुवादकों को बोलूंगी कि कृपया करके आप अपना प्रतिपुष्टि के बारे में बताइए कि लोग क्या कह रहे हैं कि ये किस चीज का चार्ट है। जिन लोगों ने गुरुवार को मेरा वेबिनार सुना है, कृपया करके वो लोग सर्वे में भाग ना लें, क्योंकि उन्हें तो उत्तर पहले से ही पता होगा। कोई कह रहा है कि पहला बिटकॉइन है, और आप सही बोल रहे हैं। कोई कह रहा है अंग्रेजी कक्ष में कि CRU है। क्या कोई और कुछ बताना चाहेगा इसके बारे में? स्पेनिश कक्ष वाले भी CRU बोल रहे हैं, पहला बिटकॉइन है। ठीक है, कई लोग बिटकॉइन बोल रहे हैं। ठीक है, कई एप्पल और डोमिनोज बोल रहे हैं। ठीक है, मेरे को फटाफट से टाइप करने दीजिए आपके लिए। कोई कह रहा है सोना, स्पेनिश कक्ष से बोल रहा है। कोई कह रहे हैं अंग्रेजी कक्ष से कि वो एप्पल है। ठीक है, तो मैं आपको सही उत्तर बताऊंगी। जो पहला है वो बिटकॉइन का चार्ट है, और जो दूसरा चार्ट है वो एप्पल का चार्ट है। 12 दिसंबर को 1980 में एप्पल बाजार में आया, और आप देखिए यहाँ कि कितना समय लगा एप्पल के शेयर्स को। सबसे पहले उसको ट्रेड किया गया $1 पे, $6 पे, डिजिटलाइजेशन से पहले। तो जब स्मार्टफोन, आईपैड और बाकी चीजें जो हैं आपके वायरस आईपैड जब आए, केवल उसके बाद एप्पल का जो स्टॉक है वो बढ़ना शुरू हुआ बाजार में, और वहां 26 साल लगे स्टॉक की कीमतों को बढ़ाने में। आधे डॉलर से लगभग $400 तक 2016 में, मेरा ख्याल है $2000 तक। और अभी हम क्या कर रहे हैं यहाँ? हम लोग यहाँ पे निर्माण कर रहे हैं एक ऐसे फंड का जो कि अलग अलग जो अंडे हैं वो अलग अलग टोकरियों में डालते हैं। जो एप्पल है वो गैजेट्स, डिवाइसेस के बारे में बात करते हैं, उनमें कैपिटलाइजेशन $1.5 ट्रिलियन की है, लेकिन हम कई सालों में इतना अद्वितीय पोर्टफोलियो का निर्माण कर सकते हैं जिसमें हमारा जो कीमत है स्टॉक का वो 26 साल भी नहीं लगाएगा कि वो $5 या $6 तक पहुंच बना सके, क्योंकि अभी से जो पूरी दुनिया है वो एक्सचेंज कर रहा है जानकारी का बहुत तीव्र गति से, इंटरनेट की वजह से, क्योंकि उसकी वजह से तुरंत कुछ ही क्षणों के अंदर जो जानकारी है वो फैल जाती है चारों तरफ। क्योंकि 26 साल पहले केवल अमेरिकी बाजार में ये हो पाता था, लेकिन जैसे ही किसी चीज का आविष्कार होता है दुनिया के एक सिरे पे, अगली सुबह पूरी दुनिया को पता होता है उसके बारे में। इतनी तीव्र गति से जो जानकारी है वो फैल जाती है, और हम सुनिश्चित करते हैं कि जो हम कर रहे हैं आज वो किसी कारणवश थोड़ा धीमी गति में लग सकता है, दिख सकता है, लेकिन यकीन मानिए हम जबरदस्त मीलों तक तीव्र गति से बहुत जल्दी चल रहे हैं। और आइए अब हम देखें कि हमने एक साल के अंदर क्या उपलब्ध किया है। 3 महीनों में हमारा जो पूंजीकरण है हमारे पोर्टफोलियो का वो $404 मिलियन तक पहुंच गया है। हमने निवेश किया है सोने की खनन में। आज के आपातकालीन की स्थिति में भी, जब हम अलगाव की स्थिति में हैं, जो सोना है उसमें लगातार वृद्धि हो रही है, लेकिन जो स्टॉक है गोल्ड माइनिंग कंपनीज का वो और भी ज्यादा वृद्धि कर रहा है भौतिक सोने के मुकाबले। मैं जानती हूँ कि जो स्टॉक है रूसी कंपनी की जो पॉलीगोल्ड कहलाता है, अलगाव की स्थिति में वो लगभग 70% से उसमें वृद्धि हुई है। यकीनन उसमें कई स्पेकुलेशंस है, लेकिन
हमारे पास बहुत ही जबरदस्त निवेश हमने किया है सोने की कंपनियों में और यूरो माउंटेन्स में, और खास करके वो लोग जो भागीदार बने हैं बंद प्रारूप मीटिंग में, उन्होंने ऑडिटर रिपोर्ट को देखा है और देखा है उन्होंने कि सोने का जो डिपॉजिट है जिसके हम सह मालिक हैं उसकी क्या कीमत है। हम अपने खुद के ब्लॉकचेन का मालिक बन रहे हैं, अपना खुद का ब्लॉकचेन का निर्माण कर रहे हैं, और बहुत सारी ऐसी कंपनियां नहीं है जो अपने खुद के ब्लॉकचेन का निर्माण करती हैं, और बहुत सारे जो बैंक है वो इथेरियम ब्लॉकचेन पे भी काम कर रहे हैं। और जब बैंकों ने ये निर्णय लिया कि वो एक बहुत ही होशियार अनुबंध का निर्माण करे 10 साल पहले, उस समय कोई विशेषज्ञ ही नहीं था बैंकिंग क्षेत्र में जो अपने खुद का ब्लॉकचेन का निर्माण कर सके। और आज 10 साल के बाद जो क्रिप्टो करेंसी का इतिहास आज चल रहा है, ये दौर चल रहा है, इसमें हमारे पास ऐसे विशेषज्ञ हैं जिनको हम भर्ती कर सकते हैं अपने अनुबंध पर कि वो हमारी सहायता करे ताकि हम विकास कर सके अपने खुद की ब्लॉकचेन का। हमारे पास अपनी खुद की फिल्म उत्पादन का भी उद्योग है जहाँ पे 250% रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मिलता है हमें हर साल। लेकिन क्योंकि पाबंदी है आने जाने पर और शूटिंग पे अभी सीमा लगाई गई है, इसलिए थोड़ा ये कार्य धीमा हो गया है, लेकिन फिर भी उत्पादन जो है वो चल रहा है। इसी प्रकार से बसाल्ट उत्पादन जो है, आप जानते हैं, मैंने खुद ने देखा है बसाल्ट फर्नेस कैसा दिखता है, और हमारे पास एक वीडियो रिपोर्ट भी आई है कि कैसे आप उस फर्नेस को जांच करते हैं। ये 30 मीटर लंबा एक संरचना है, एक जबरदस्त ऐसी फैसिलिटी है आप लोगों के लिए जो कि वास्तविक स्क्रीनशॉट है जिसमें ये दिखाया गया है कि हमारी बसाल्ट प्रोडक्शन किस तरीके से भविष्य में दिखेगा। और आपको बताना चाहते हैं कि जो आपकी जांच करने की जो जगह है वहां पे जितने भी आपके उपकरण हैं उसकी फोटो ली गई है, और जो पहला बैच है बेसल्ट फिटिंग की उनका निर्माण किया गया है, और हमने निवेश किया है उसके उत्पादन में। साथ में हमने हीरे के उत्पादन में भी निवेश किया है। 2 से 3 कैरेट हम 1 या 2 दिन के अंदर निर्माण कर सकते हैं। जो मैंने वो चित्र देखा हीरे का, मुझे लगा ये शायद किसी आभूषण का चित्र है, लेकिन तब मुझे ये समझ में आया कि वो जो कृत्रिम हीरा बनाया गया है वो एक तरीके से ऑयल वेल्स में से बाहर निकाला गया है, और जो गैस पाइप्स है या कोई भी जो ड्रिलिंग का काम होता है या कोई भी जो ड्रिल होती है उसमें डायमंड की यानी हीरे की टिप्स होती हैं, और एक ऐसा उपकरण है जिसे ड्रिल कहा जाता है। जो एक टिप है ड्रिल का वो 20 से 30 डॉलर के बराबर उसका मूल्य होता है, और हम लोग एक जबरदस्त योग्यता वाले हीरो का उत्पादन करने जा रहे हैं 2 या 3 दिनों के अंदर। और आज जो हमारे भागीदार हैं कजाकिस्तान के रीजनल सेंटर पे हीरे के उत्पादन में हैं, जो कि एक नेशनल एंटिटी है जो कि कजाकिस्तान के चेंबर में जो रीजनल हीरे का जो सेंटर है उसका स्थापित किया जा रहा है कजाकिस्तान में, जहाँ पे प्रशिक्षण किया जाएगा सभी आभूषण निर्माताओं का, और वहाँ पे सभी सम्मेलन, एग्जीबिशन और फेयर का आयोजन होगा। वहाँ पे प्रतिद्वंद्विता होगी यानी कंपटीशन होगा आपस में आभूषण वाले लोगों के साथ जो उसे बेचते हैं। हमारे पास 5 अलग रंगों के हीरे होंगे, और जो हमारा उपकरण है वो 5 विभिन्न प्रकार के हीरो का निर्माण करेगा, और अलग प्रकार के और भी खूबसूरत रंगीन हीरे, कृत्रिम हीरो का उत्पादन होगा। और हो सकता है कि जो 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 उपकरण हम बना रहे हैं, तो जो कलर है, जो डाई है जो उस हीरे में मिलाई जाती है वो इस तरह से है कि किसी भी स्थिति में जो हीरा है वो अपने रंग को छोड़ेगा नहीं,
चाहे वो काले रंग का हीरा हो या आपका पीले रंग का या सफायर नीले रंग का हो, वो अपना कलर, अपना जो रंग है उसे कभी भी नहीं छोड़ेगा। और इसी साल में हमारे पास 1,324,036 लोग हैं जो पंजीकृत हुए। और मेरा ख्याल है जो 4 जुलाई को हमारा सारांश वेबिनार होगा उसमें और भी बड़ा नंबर होगा। केवल 12 महीनों में हमने केवल $51 मिलियन का निवेश किया है और 12 महीने के अंदर हमारा पोर्टफोलियो जो है वो लगभग 700% में वृद्धि हो गया है, क्योंकि हमने जो ऑडिटर की रिपोर्ट है वो अभी प्राप्त की है और वो 300 मिलियन की कीमत के बराबर है। तो जो डायमंड का जो उत्पादन है यानी हीरे का जो उत्पादन है उसके जो व्यवसाय की योजना है वो भेजी जाएगी और 10 साल के अंदर जो उसका राजस्व होगा, जो हीरा उत्पादन का सेंटर है वो $2 बिलियन के बराबर उस केंद्र की कीमत होगी। और हम ये जो पूरा व्यवसाय की योजना है ये हम ऑडिटिंग कंपनीज में शामिल करेंगे, ताकि उनको समर्पित करेंगे ताकि वो सराहना कर सके हमारे हीरे उत्पादन के केंद्र की और ये किस प्रकार से हमारे पोर्टफोलियो पे प्रभाव डालता है। और जहां तक आप हमारे ब्लॉकचेन के बारे में बात करते हैं, तो जो ब्लॉकचेन है हम लोग ईओस प्रोग्राम कोड का उपयोग करते हैं, जो कि सबसे तीव्र गति वाला ब्लॉकचेन है आज की तिथि में। और अगर आप समझते हैं मैं किस बारे में बात कर रही हूँ और अगर आप लोग क्रिप्टो करेंसी का उपयोग करते हैं तो आप शायद समझते होंगे कि हम बिटकॉइन को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक भेजते हैं ताकि हम टॉप अप कर सके अपने अपने खाते का, और ये कुछ घंटों के भीतर हो जाता है। लेकिन हम क्यों इंतजार कर रहे हैं इन कुछ घंटों का? क्योंकि जो ब्लॉकचेन है और जो प्रमाण है हमारे काम का, लॉगरिथम का, एक बिटकॉइन जो है उसका खनन 30 मिनट के भीतर होता है, कई बार जल्दी होता है, लेकिन लगभग 6 वैलिडेशन इसमें संरचना के हिसाब से लगता है, खास करके जो हमारा बिटकॉइन पे आधारित ट्रांजैक्शन होता है इन 6 ब्लॉक्स को हासिल करने में। और कई बार इसमें 30 मिनट से 2 घंटे का अंतराल लगता है। ये निर्भर करता है कमीशन की कीमत पर, और अगर ज्यादा भुगतान किया जाए तो माइनस साइन आ जाता है और कि ट्रांजैक्शन जो है वो बड़े कमीशन के साथ किया गया है और इसको तीव्र गति से किया जाता है उसके मुकाबले में, उसकी तुलना में जिसमें कम कमीशन लगाया जाता है, भुगतान किया जाता है। तो 30 मिनट के अंदर आपको इंक्रीज्ड कमीशन लगता है और अगर कम है तो आपको आधे दिन तक इंतजार करना पड़ सकता है। इसी प्रकार से इथेरियम काम करता है और इथेरियम जो है वो बिटकॉइन से थोड़ा तेज है, लेकिन हमें फिर भी 15 से 20 मिनट तो इंतजार उसमें भी करना पड़ता है ताकि ये ट्रांजैक्शन को वो लोग स्वीकारे। और मैं आशा करती हूँ कि ये जनवरी में ये जो कमीशन की स्थिति है इसको कुछ बेहतर किया गया है, जिसमें हमने अपने क्रिप्टो यूनिट को इथेरियम आधारित ब्लॉकचेन पे लगाया और 364,000 जो खाते हैं वो सिंक्रोनाइज नहीं हो पाए 2 महीने के भीतर, क्योंकि जो कमीशन है वो बहुत कम था और जो इथेरियम आधारित हमारा ब्लॉकचेन है उसने स्वीकारा नहीं इसको, क्योंकि हमारा ट्रांजैक्शन कम कमीशन का था और ये उस समय बढ़िया नहीं था कि उस समय आप करें। इसलिए हमने ये निर्णय लिया कि हम अपने खुद का ब्लॉकचेन का निर्माण करेंगे और नेतृत्व परिषद ने ये निर्णय लिया कि कोई भी कमीशन नेटवर्क के भीतर नहीं लगाया जाएगा, लागू किया जाएगा। तो इसलिए जब हमारे ब्लॉकचेन पे सभी जो हमारे उपयोगकर्ता हैं उनके पास उनके खातों में ये सुविधा होगी, तो उनके पास 3 क्रिप्टो करेंसी होगी, यूएनटीपी और यूएसटी। और आप इसको ये जो क्रिप्टो यूनिट है ये आप किसी भी भागीदार को दे सकते हैं बिना किसी कमीशन के। ये हमारा ब्लॉकचेन होगा जिसका निर्माण किया जा रहा है और इसमें कोई भी कमीशन नहीं लागू किया जाएगा, क्योंकि हर जो ब्लॉक है वो हर आधे सेकंड में उसको वैलिडेट किया जाता है। इसका मतलब है कि आपका जो क्रिप्टो यूनिट है उसको आपने भेजा है 3 क्षणों के भीतर
और यही कारण है कि हम अपने खुद का ब्लॉकचेन का निर्माण कर रहे हैं, और जो हमारा प्रोटोकॉल है वो हमारा प्रमाण है स्टेक का, और ये दर्शाता है कि जो स्टेकिंग है उसके लिए, इसका मतलब है कि जो स्टेकिंग आप स्टेक कर सकते हैं अपने रिलीज्ड क्रिप्टो यूनिट को अपने खाते के अंदर। आपको केवल एक बटन पे क्लिक करना है, जैसे कि आपके बैक ऑफिस के अंदर आप आज कर पा रहे हैं, लेकिन ये आपके खाते द्वारा किया जाएगा, जो कि ब्लॉकचेन पे है। एक बटन होगा जिसके नाम होगा स्टेक, और आप देख पाएंगे कि आपके पास कितने रिलीज टोकन है, और आप उन्हें स्टेक कर पाएंगे, और बदले में पुरस्कार के रूप में आपको यूएनटीबी टोकन मिलेगा, और उसे बेचा जाएगा एक्सचेंज पे, विनिमय पे, या आप उन्हें वापस अपने पास संभाल सकते हैं, और जब तक उसका जो मूल्य है वो वृद्धि नहीं करता, और तब वो तरलता तक पहुंचेंगे यूएनटीबी में। जैसे ही हम क्रिप्टो यूनिट जो है ब्लॉकचेन पे जाएंगे तो ये एक्सचेंज के लिए उपलब्ध हो जाएगा। अभी हम लोग काम कर रहे हैं ब्लॉकचेन वॉलेट एक्सप्लोरर पे, और ये जो एक्सप्लोरर है ये एक्सप्लोरर है ब्लॉक्स का। अगर आप हमारी वेबसाइट पे जाते हैं जहां पर आप देखेंगे कि ब्लॉकचेन एक्सप्लोरर आप देख पाएंगे, तो आप वहां देख पाएंगे जितने भी शेष बैलेंस है क्रिप्टो यूनिट का, लेकिन आपको यूएनटीबी का कोई भी बैलेंस नहीं मिलेगा, क्योंकि जो उत्पादन है नए टोकन का वो उसी समय शुरू होगा जब लोगों के पास नए वॉलेट आएंगे, और ये जुलाई में इसका उद्घाटन करने के बारे में बात की जा रही है। टोकोनॉमिक्स एक ऐसा दस्तावेज है जो कि आपको नियम और शर्तों के बारे में बताता है टोकन्स का। हमारे जितने भी वकील हैं वो लाइसेंस प्राप्त कर रहे हैं एस्टोनियन रेगुलेटर से, ताकि वो क्रिप्टो से फाइल कर सके एक्सचेंज में, ताकि वहां एक्सचेंज हो सके जो क्रिप्टो आधारित हमारे टोकन है यूएसडी के अंदर या यूरो के अंदर। और इसके लिए एक्सचेंज के लिए हम लाइसेंस के लिए लगातार कोशिश कर रहे हैं, और अभी हम लोग डिजाइन कर रहे हैं एक प्रोटोटाइप वॉलेट के लिए। आइए अगली स्लाइड पर चलते हैं, और ये तरीका है जैसे हमारा ब्लॉकचेन एक्सप्लोरर दिखाई देगा आपको। कृपया आप जो जो आपके सही जीवन के वास्तविक जीवन की जो पिक्चर है उसको आप यहाँ पे रिफ्लेक्ट ना करिए, क्योंकि कई लोग कहते हैं हमारे पास 3 मिलियन वॉलेट तो हो ही नहीं सकते। तो मैंने उनको ये जवाब दिया, हमने एक उदाहरण की तरह इस्तेमाल किया इसे, कि ब्लॉकचेन जो वॉलेट है उसमें 3 मिलियन वॉलेट है, लेकिन हमने इसमें कुछ एडजस्टमेंट किया है इस फिगर में। 672,000 जो हमारे पार्टनर्स हैं उनको उनकी जो बैलेंस शीट है उसमें क्रिप्टो यूनिट्स हैं। और प्यारे दोस्तों, मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि जिनके पास मौका है पंजीकृत करने का, तो कृपया आप पंजीकृत होइए, और अगर आप वेरीफाई नहीं कर पा रहे हैं तो आपको ये नहीं प्राप्त होगा। देखिए कि ये मुश्किल तो नहीं है, आपको केवल अपना पासपोर्ट के पन्नों को अपलोड करना है और आपको 350 CRU उपहार स्वरूप मिलेंगे, क्योंकि ब्लॉकचेन में हमारे पास खाली खाते हैं जिसमें हम सिंक्रोनाइज करते हैं सभी उपयोगकर्ताओं को, और हम देखते हैं कि 800 से 900 के करीब जो वॉलेट है उसमें शून्य बैलेंस है। इसका मतलब है कि जो ब्लॉकचेन है उसमें हम देखते हैं कि 890 जो उपयोगकर्ता है वो पंजीकृत तो हैं, लेकिन उन्होंने अपने क्रिप्टो यूनिट को प्राप्त नहीं किया है उपहार के रूप में, क्योंकि उनका वेरिफिकेशन नहीं हुआ है खाते का, और जीरो बैलेंस है। इसलिए अगर आपने लोगों को आमंत्रित किया है, आपने उनको पंजीकृत किया है, तो उन्हें याद दिलाइए कि ये एक अद्वितीय अवसर है कि वो प्राप्त कर सकते हैं 350 CRU अंक अपने उपहार स्वरूप में, और उनको इस मौके का लाभ उठाना चाहिए। और हम लोग हर रोज सिंक्रोनाइज करते हैं, और पहले हम हफ्ते दर हफ्ते करते थे, लेकिन अब हम हर रोज कर रहे हैं। और कई बार
और जो सिंक्रोनाइजेशन है वो हम लोग हर महीने कर सकते थे। और माफ़ कीजिएगा दोस्तों, थोड़ा तकनीकी खराबी के कारण आपको मुश्किल हो रही है। ये अवधारणा का उपयोग किया जाता है क्रिप्टो जगत और में सिर्फ प्रोग्रामर्स द्वारा ही नहीं बल्कि इस समुदाय द्वारा, क्योंकि कोई भी जो क्रिप्टो करेंसी है उसको कॉइन कहा जा सकता है, लेकिन जो कॉइन है उसका मतलब होता है जब एक टोकन जो है उसका उपयोग किया जाता है और उसको एक कानूनी टेंडर की तरह उपयोग किया जाता है। जैसे बिटकॉइन जो है वो एक कॉइन है, एक मुद्रा है, जैसे 1 बिट के नाम से जाना जाता है कंप्यूटर की भाषा में, और कई अलग भी मुद्राएं हैं, अलग भी सिक्के हैं। ये वो सिक्के हैं, ये वो टोकन है जिनमें शामिल किया जाता है इस फंक्शन को लीगल टेंडर के हिसाब से। लेकिन जो टोकन है जिसमें और भी एप्लीकेशन शामिल है उन्हें टोकन नहीं कहते हैं। जैसे टोकन आपका क्रिप्टो यूनिट है, वो आपका डिजिटल शेयर है, सिक्योरिटी टोकन के हिसाब से उसको आप बोलेंगे। तो जो सिक्योरिटी है उसका मतलब है सिक्योरिटी मूल्य। जो सिक्योरिटी टोकन है वो एक तकनीकी एप्लीकेशन है, और जो आपका क्रिप्टो यूनिट है वो लोग जो कि मालिक है क्रिप्टो यूनिट के, उन्हें मौका मिलता है कि वो सहमालिक बन सके वैश्विक निवेश पोर्टफोलियो का। तो जो सहमालिकता है यूएनटीबी टोकन का, वो उसमें आपको ये राइट नहीं मिलता। ये एक तरीका है जिसके माध्यम से आप अपने खाते को खोल सकते हैं और सुनिश्चित कर सकते हैं कि हमारा जो ब्लॉकचेन है वो काम कर रहा है, और ये जो यूएनटीबी टोकन है इसका उपयोग किया जाएगा कि ये आपको कोई पुरस्कार दे सके स्टेकिंग के लिए आपके ब्लॉकचेन के अंदर। और ये भेद है यूटिलिटी टोकन और सिक्योरिटी टोकन के बीच में। जो सिक्योरिटी टोकन है वो आपको मौका देता है कि आपको ओनर बन सके वैश्विक निवेश पोर्टफोलियो का, लेकिन जो यूएनटीबी टोकन है वो आपको मौका देता है या अवसर देता है कि आप ब्लॉकचेन का उपयोग कर सके। जो स्टेबल कॉइन है वो $1 के बराबर है, और यूएसडीयू जो है उसका उपयोग किया जाएगा आपके लाभांश को प्राप्त करने के लिए अपने लॉयल्टी कार्यक्रम के तहत। आपका जो ब्लॉकचेन वॉलेट है उसमें आप यूएसडीयू प्राप्त करेंगे जिसको आप एक्सचेंज कर पाएंगे यूएसडीटी में या किसी और चीज में, बिटकॉइन में या किसी भी और। तो अगर हम बात करें कि हमारा यूएनटीबी कहाँ-कहाँ इस्तेमाल हो सकता है, क्या-क्या उसके क्षेत्र हैं, तो हमारे पास, क्योंकि हम ब्लॉकचेन में, हमारे ब्लॉकचेन में कोई कमीशन नहीं है, तो जो यूएनटीबी जैसे ही आप अपना वॉलेट खोलेंगे आपको ब्लॉकचेन का आपको पहुंच मिल जाएगी। आप ब्लॉकचेन पे आ जाएंगे और आपको 10 टोकन मिलेंगे जो कि 1 सेंट के बराबर होगा। यानी कि आपको 10 सेंट जो हैं वो हमेशा न्यूनतम बैलेंस के हिसाब से बना के रखने पड़ेंगे। और जो भी इंसान या जो भी हमारे जो यूजर हैं, अगर उन उनको ये न्यूनतम बैलेंस 10 का वो आपको बना के रखना पड़ेगा टोकन का। और जब आप बहुत सारे जो लोग हैं, जब ये बैलेंस कम हो जाता है तो उनके जो नोड्स हैं वो बदल जाते हैं, और जो अटैकर्स या हैकर्स हैं वो आपके सिस्टम में आ जाते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि इस चीज के लिए 51% उन लोगों को जो 51% जो है हम लोगों को
हम लोगों को अपने जो अटैकर्स हैं उनको देना पड़ता है। तो ये नहीं बनता। तो इसलिए हम हमेशा ये कोशिश करेंगे कि हमारी जो ब्लॉकचेन की जो सिक्योरिटी टोकन्स हैं वो यूएनटीबी टोकन्स इतने ज्यादा निकल जाएं कि अटैकर कभी भी 51% के ऊपर अपना कब्जा ना जमा सकें। और एक और चीज जो है कि जब आप स्टेकिंग करेंगे तो आपको कुछ इनाम भी मिलेगा। और मुझे ये विश्वास है कि जुलाई के अंत तक या अगस्त के शुरुआत में हम अपने जो रिवॉर्ड्स जो हैं, जो रिवॉर्ड्स पॉइंट का जो लिंक है वो आपके बैक ऑफिस में आ जाएगा। और आप इस लिंक को दबा के आप वेबसाइट पे जा सकते हैं wallets.cryptounit.cc। और यहाँ पे आपको एक एक सिक्योरिटी की मिलेगी जो कि आपको कॉपी करनी पड़ेगी। कहीं आप उसको आप पिक्चर बना लें, 10 बार उसको कहीं कॉपी कर लें, या कहीं ये सुरक्षा की या सुरक्षा की जो चाबी है ये किसी को ना पता चले। आप इसको हमेशा अपने पास रखें और इस वॉलेट में यही चाबी लगेगी। और जो लोगों ने कभी भी क्रिप्टो वॉलेट्स के साथ काम नहीं किया है तो उनके लिए जब आप अपना वॉलेट खोलेंगे तो आप एक रेडियो बटन पे टिक कर सकते हैं कि मुझे डर लगता है कि मैं शायद अपनी चाबी खो दूं। और मुझे इस चीज में कोई आपत्ति नहीं है कि कंपनी के सर्वर पर मैं अपनी सुरक्षा की चाबी रख दूं। और जब भी मुझे उसकी उसकी जरूरत पड़ेगी तो मैं उसका इस्तेमाल कर सकता हूं। तो उससे क्या होगा? उससे ये होगा कि आपको सिर्फ और सिर्फ अपने एक पिन कोड आपको भरना पड़ेगा। और जब भी आप अपने वॉलेट में जाना चाहेंगे तो आप अपने पिन कोड के अंदर आप सिर्फ पिन कोड डालेंगे और आप जा सकते हैं। तो क्रिप्टो वर्ल्ड के अंदर ऐसा कोई भी प्रणाली नहीं है कि आपकी जो ये सुरक्षा की चाबियां हैं हम इनको वापस लेके आ सकते हैं। तो इसलिए ये जरूरी है कि अगर आप चाहते हैं और आप सुरक्षित महसूस करते हैं कि आपकी जो सुरक्षा की चाबी है वो कंपनी के सर्वर पर रहे। और आप या दूसरा विकल्प है कि आप अपना कोड और अपनी चाबी अगर आप अपने पास रखते हैं तो कंपनी जो है वो आपके वॉलेट का एक्सेस आपको दोबारा नहीं दे सकती अगर आपने इसको खो दिया तो। लेकिन अगर आप पहली बार कर रहे हैं और और आप और आप ये रेडियो बटन पे टिक करते हैं कि मेरी कंपनी के सर्वर पर मेरी चाबी रखी जाए, तो आपका ईमेल और आपका पिन कोड डाला जाएगा और उसके बाद आपका वॉलेट आपके लिए खुल जाएगा। आइए अगली स्लाइड पर चलते हैं। तो अगर आप वैश्विक तौर पर देखें कि जो सुरक्षा टोकन के प्रस्तावों को देखें तो ये 90 की दशक की बात है। और 2017 में यहाँ पे एक आईसीओ आया जिसका नाम था इनिशियल कॉइन ऑफरिंग। और यहाँ पे जो डेवलपर जिनके पास 7 साल का अनुभव है एथूरियम में, बिटकॉइन में और क्रिप्टो यूनिट्स में, तो वो इसको वो चला सकते थे, वो इशू कर सकते थे और वो आईसीओ अपना एक आईसीओ लेके आ सकते थे। और 2015 में काफी लोगों ने इस आईसीओ के अंदर भाग लेना शुरू किया। और जिन लोगों ने $2 या $3 के ऊपर 2015 में $2 या $3 का इथेरियम खरीदा था, और 2017 में इथेरियम की जो रेट था वो 1700 के आसपास था। और बहुत सारी चीजें जो थी वो बिटकॉइन, फिर उसके बाद बिटकॉइन जो था दिसंबर में बहुत ऊपर बढ़ गया और उसके बाद उसकी चाल नीचे की तरफ हो गई और सब चीजें जो थी वो खत्म हो गई। और उसके बाद किसी ने भी इसके अंदर
जब एक बार बिटकॉइन गिर गया, क्रिप्टो करेंसी गिर गई, तो कुछ भी नहीं हो रहा था और लोग इस क्षेत्र में कुछ नहीं कर रहे थे। लेकिन 2019 के अंत में बहुत सारी एसटीओ परियोजनाएं शुरू हुई और लोगों ने कुछ लोगों ने आप बोला कि आप टोकन्स खरीदें और आप बिजनेस के सह मालिक बन जाएं। और 2019 में 2019 में 79 एसटीओ परियोजनाएं शुरू की गई और उनका जो मूल्य था वो 265 करोड़ के आसपास उनका मूल्य जो था वो जुटाया गया डॉलर में। तो कुछ कंपनियों ने तो 144 मिलियन तक भी ये जमा पूंजी इकट्ठी की और ये कुछ परियोजनाएं में इस्तेमाल हुआ। लेकिन देखिए, हर एक चीज बहुत अच्छे से शुरू होती है और लोग उसमें शामिल होते हैं, लेकिन उसके बाद जब जब नीचे की तरफ रुझान होता है तो लोग भागते हैं। और उसके बाद कोरोना वायरस का प्रकोप शुरू हुआ और जो जो वैश्विक एसडीओ मार्केट थी वो सिर्फ उन 99 मिलियन डॉलर की ही रह गई। तो आप ये देखें कि दिसंबर 2019 से लेके मार्च तक आप देखें कि 225% तक ये मार्केट टूट गई। तो आइए अगली स्लाइड पे चलते हैं और इस स्लाइड में आप ये देखें कि कुछ ऐसी परियोजनाएं या ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो काफी बड़े हैं। और ये जो प्रोजेक्ट हैं तो पहले ये एक कंपनी है ओवरस्टॉक जो कि डिजिटल शेयर्स यूएस में जो काम करती है और उन्होंने लिस्टिंग के लिए नए सिक्योरिटी टोकन की लिस्टिंग के लिए उन्होंने मार्केट से पैसे लिए। और हमारे पास दूसरा उदाहरण है T0 का जो कि डिजिटल एसेट में काम करता है। और अगर आप इसको देखें, इनके नतीजों को देखें, मई के नतीजों को, तो तो ये जो जो एसटीओ का जो मूल्य था या जो एक्सचेंज था जो कि सिक्योरिटी टोकन जो मई के अंदर जो जिनका लेन देन हुआ, जो तो 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 वो 430 मिलियन डॉलर का हुआ। और उनका जो मासिक जो परिवर्तन था या जो वॉल्यूम था वो 1,63,000 के आसपास हुआ। और 20 दिन ये एक्सचेंज चलती है और सप्ताहांत में ये नहीं चलती। और ये सिक्योरिटी टोकन जब फरवरी की हम बात करें तो जब हम लोगों ने अपने वकीलों के साथ हमने बात की और हम लोगों ने जब शुरू किया कि हम अपनी ब्लॉकचेन कैसे शुरू करेंगे, तो हमारा ब्लॉकचेन जो है वो किसी बाहरी एक्सचेंज में या आंतरिक एक्सचेंज में चालू करना चाहिए। तो हम लोगों को उस समय ये पता चला कि अगर हम बाहरी एक्सचेंज में अपनी लिस्टिंग करते हैं जो कि T0 पे हम करने की कोशिश कर रहे थे, तो ये एक अग्रणीय कंपनी थी। और जो T0 में बहुत सारी कंपनियां थी जो सेशल्स एक्सचेंज से वो उसमें मर्ज हो गई। और जब हम लोगों को ये सारी चीजों का पता चला और हम लोगों ने जब उनके जो वॉल्यूम देखे, उनकी दैनिक मात्रा देखी, तो हमें ये एक चीज का पता चला कि ये बहुत ज्यादा नहीं है और ये हमारे लिए नहीं है, क्योंकि हमारे पास 6 लाख से 6,72,000 से ज्यादा वॉलेट्स हैं। और अगर हम ये बाहरी एक्सचेंज में अपने अंदरूनी लोगों को हम ले जाते हैं और हम लोग इस एक्सचेंज पे अगर हम लेन देन शुरू करते हैं तो इनका जो वॉल्यूम है वो बढ़ जाएगा और ये एक्सचेंज जो है उसके बदौलत पैसे कमाएगी। हाँ, ये ठीक है कि हमारे जो टोकन है वो एक्सचेंज होने शुरू हो जाएंगे, उनका विनिमय शुरू हो जाएगा, लेकिन हम लोगों को इसमें खूब नुकसान था और इसीलिए हम लोगों ने आंतरिक एक्सचेंज की तरफ आने का फैसला किया। और देखिए T0 जो है वो यूएस की सबसे बड़ी एक्सचेंज है और मई के
जो जो वॉल्यूम्स हैं, तो अगर आप उनको देखें तो वो 4.5 लाख के आसपास है। मुझे नहीं लगता कि कोई भी समझ है इसमें कि हम लोगों को इस एक्सचेंज पे जाके अपने टोकन्स शुरुआत करने चाहिए। और उसी और और उसी तरह तो हमारे जो जो हमारा जो दैनिक वॉल्यूम था वो 100 हाई, जो सबसे ज्यादा जो जो दैनिक वॉल्यूम था वो ब्लॉकचेन कैपिटल का था। उन्होंने भी बहुत अच्छे से शुरू किया, ये तीसरी ब्लॉकचेन जो आपके सामने दिख रही है, और ये स्टार्टअप्स के लिए बहुत अच्छी ब्लॉकचेन थी। और उनका जो दैनिक वॉल्यूम था वो सिर्फ $1,000 का था। और देखिए, और और उसका और स्टॉक का देखिए मूल्य क्या था। तो जो स्टॉक था वो उस समय वो 7 से $19 की ऊंचाई और सबसे नीचे का उसने मूल्य लगाया। और ये यही चीज ब्लॉकचेन कैपिटल के साथ थी। और ब्लॉकचेन कैपिटल जो थी वो 1 से 2.39 तक का जो न्यूनतम और सबसे बड़ा ज्यादा प्राइस था। तो हमारी तरफ देखते हैं तो यहाँ पे हमारी जो ऐसी प्रणाली है, यहाँ पे CRU पॉइंट्स को आप विनिमय कर सकते हैं। और आप जिसको P2P एक्सचेंज कहते हैं, कि आप अपने जो 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 लोग हैं, जो आपके जो यूजर्स हैं, आप उसके अंदरूनी एक्सचेंज कर सकते हैं। और हम मार्केट के साथ भी हम एक्सचेंज कर सकते हैं। और जो जो लोग जो लोग हैं वो CRU के लिए वो विनिमय करना चाहते हैं। और P2P में इसके बिल्कुल विपरीत होता है। हमारे बैक ऑफिस में हमारे पास अभी जो हमने एक्सचेंज भी नहीं शुरू किया, और हमारे पास $2.6 मिलियन का जो विनिमय था वो हो रहा था। तो क्या आप देख पा रहे हैं कि कितना बड़ा फर्क है? आ, हम T0 में देखिए, और ब्लॉकचेन कैपिटल में कितना है। और हमारे पास 2.6 मिलियन के आसपास था। और ये हमारा जो जो रोज का जो वॉल्यूम था वो था सबसे ज्यादा जो हमने किया वो 1,11,000 के आसपास किया। और जो औसतन जो दैनिक वॉल्यूम था वो वो जो सबसे न्यूनतम था, माफ कीजिएगा, वो $68,000 था। और जो औसतन जो वॉल्यूम रहा है दैनिक, वो 84,000 के आसपास रहा है। और जब हमने ये आंकड़े देखे तो हमें ये पता चला कि हम लोगों को किसी बाहरी एक्सचेंज की जरूरत नहीं है। हमारा समुदाय इतना बड़ा है, हमारे यहाँ पे खुद ही इतने ट्रेडर्स हैं जिनको पता है कि किस तरह से अपने बैक ऑफिस से वो ट्रेडिंग बॉट्स हैं जिनसे वो खरीद फिरौत कर सकते हैं। और इसीलिए हम लोगों ने ये सोचा कि हम लोगों को अपनी आंतरिक एक्सचेंज शुरू करनी चाहिए और हमें बाहर जाने की कोई जरूरत नहीं है। और देखिए, ये आंकड़े अपने लिए खुद बात करते हैं। आइए अगली स्लाइड के ऊपर चलते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास कुछ एक्सचेंज के आंकड़े हैं। और ये मार्च 2019 से हमारे पास हैं, और ये आज तक के लिए हैं। तो अगर आप देखेंगे कि 9 मई को हमने शुरू किया, और बैक ऑफिस में लोगों के पास मौका था, और मार्च में 1% हम लोगों ने CRU को जारी किया, जो जितने भी पॉइंट्स थे। और उसमें एक माफ कीजिएगा 6.5 मिलियन हमने शुरू किए। और जो 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 पूर्ण जो हम लोगों ने पूर्ण जो लेन देन किया उसकी जो राशि थी वो $8,200 की थी। और औसतन मूल्य हर एक CRU का जो अप्रैल में था वो 12 सेंट का था। और अब हम लोगों के पास हम लोगों ने 2 मिलियन से ज्यादा CRU रिलीज किए हैं। और हमारे पास 10 मिलियन CRU पॉइंट्स हैं।
और उनका जो मूल्य है वो 1.5 मिलियन का था। और कुल लेन देन जो था वो 5500 ट्रांजैक्शंस का था। तो तो ये जो आंकड़ा था, ये सीआरयू पॉइंट्स जो हमने जो जो जारी किए, जो 31/5/2020 को वो 332 मिलियन के थे। और उसके बाद जो उनकी जो जो रिलीज्ड सीआरयू थे वो 26 मिलियन के आसपास था। और जून के पास हमारे पास 5 मिलियन के आसपास सीआरयू पॉइंट्स जो हमने जारी कर दिए हैं। और और 2.4 मिलियन पॉइंट्स जो हैं वो इस समय लेन देन में हैं। हो सकता है कि वो इससे थोड़ा से ज्यादा भी हों, हो सकता है कि 3 मिलियन के से ज्यादा आसपास हों। लेकिन जो अभी जो हमारी प्रणाली है वो हमें सिर्फ 2.3 का आंकड़ा बता रही है। और हम लोगों ने टेलीग्राम चैट्स की स्थापना की। और वो सीआरयू पॉइंट्स जो थे उन्होंने उसके अंदर 5 सेंट के अंदर हमने किया, और मार्केट में उसका लेन देन 20 सेंट में किया। तो ये नहीं है कि जो लोग हैं वो सीआरयू जो वो बेच रहे हैं वो 5 सेंट्स पे बेच रहे हैं। देखिए वो बात नहीं है। देखिए जो जो बॉट्स जो चलते हैं पीछे, जो बॉट्स पीछे चलते हैं, और जो बिक्री के लिए जो ऑर्डर लगते हैं, तो वो लोगों से मौके जो है वो छीन लेते हैं। तो किसी ने इस बॉट के बहुत सारे पैसे कमाए। और मुझे लगता है कि हमें नहीं पता कि ये किसने ऐसा किया। लेकिन जब वो इस हमारे साथ जो एक्सचेंज पे आते हैं, तो हम लोगों ने बाय ऑर्डर और सेल ऑर्डर हम लोगों ने लगाए। आपके पास ऑर्डर बुक होगी, और आप लोगों को पता रहेगा कि आपने कितनी बिक्री पे लगाया और कितने पे आपने खरीदा। तो ये चीज मुझे लगी कि जो बॉट का था वो चीज ठीक नहीं थी। और इसलिए हम लोगों ने ये बात शुरू की कि हम P2P एक्सचेंज शुरू करेंगे। और इस P2P एक्सचेंज की वजह से जो हमारे जो जो वॉल्यूम है वो इस समय हमारे पास जो जो संख्या है, यूनिट की संख्या जो है वो 4,76,000 है। तो तो आपको इस समय ये जो आप देख रहे हैं कि इस समय लोग जहां पे अटकलें या लोग पीयर टू पीयर जो जो बेच रहे हैं, ये ये यहाँ पे आधा मिलियन का इन्होंने टर्नओवर कर दिया है, और ये बहुत बड़ी बात है। और लोग जो हैं जो खरीद फरोख्त कर रहे हैं वो औसतन 20 सेंट्स के आसपास कर रहे हैं। तो हमारा जो सीआरयू है वो इस समय 20 सीआरयू पे भी मांग में है। और जो लोग कहते हैं कि लोग देखिए लोग आके बोलते हैं कि 5 सेंट्स पे भी हमारे सीआरयू बिक रहे हैं। तो ये मैं आपको बता दूं कि ये चीज ठीक नहीं है। और ये आंकड़े आपके सामने हैं, मैं जो लेके आ रही हूं, और ये आंकड़े जो हैं वो झूठ नहीं बोलते। तो 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 जो जो भी सीआरयू पॉइंट्स जो एक्सचेंज हैं, तो यहाँ पे इस समय अभी भी 5 सेंट्स के ऊपर अपने सीआरयू टोकन्स नहीं बेचना चाहता। और अभी तक हमने सिर्फ रिलीज टोकन्स जो हैं वो सिर्फ 5% किए हैं। तो मई के अंदर अगर मैं आपको बताऊं कि हम लोगों ने स्टेकिंग की। और इससे ये पता चलता है कि 53% या 54% जो सीआरयू हैं ये हमने स्टेकिंग के ऊपर डाले, पार्टनर्स ने अपने स्टेकिंग के लिए डाले। और ये जो जो चित्र है, ये असलियत है। ये जो जो आंकड़े हैं ये असलियत हैं। तो जब आप किसी टेलीग्राम चैट में कभी आप सीआरयू एक्सचेंज में आप देखते हैं, वहां पे शायद 400 लोग हैं रशियन कक्ष में टेलीग्राम पे। और वहां पे हर कोई जो है वो अपने सीआरयू पॉइंट्स को
उसी समय बेचना चाहता है और फिएट मनी खरीदना चाहता है और उसके बाद उसका क्रिप्टो यूनिट खरीदना चाहता है या बेचना चाहता है। और ऐसे लोग मैं आपको बताऊं सिर्फ 5% हैं। और बाकी के जो जो लोग हैं वो लंबे अरसे तक निवेश करना चाहते हैं, वो स्टेकिंग करना चाहते हैं, वो अपना पोर्टफोलियो सीआरयू के साथ बढ़ाना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि लोग वो एक आय के रूप में उनकी जिंदगी को खुशहाल बनाए। आइए आगे चलते हैं और मैं आपको बताऊं कि हम लोग आने वाले भविष्य में एक आंतरिक एक्सचेंज के लिए हम कुछ चीजें तैयार कर रहे हैं, एक रोड मैप तैयार कर रहे हैं। और जून हम लोग जुलाई में हैं और हम लोग अपने जो वाइट पेपर के ऊपर हम अपना काम खत्म करने वाले हैं और हमारे पार्टनर्स ने अपना बिजनेस प्लान रेगुलेटर्स को भेज दिया है। और ये प्लान जो है वो 1 साल नहीं बल्कि लंबे अरसे के लिए 10-12 साल आगे की सोच के प्लानिंग हम लोगों ने की है और योजनाएं बनाई हैं। और वो बहुत सारी चीजें उन्होंने उसके अंदर डाले हैं। उन्होंने बहुत सारी उपकरण वो लगाएंगे और उसके बाद उत्पाद शुरू करेंगे। तो हम लोगों ने यही चीज जो है वो सोने के खनन में और हीरे के खनन में और बसाल्ट के लिए हम लोगों ने व्हाइट पेपर मांगा और 10 साल का हम लोगों ने उनसे नजरिया मांगा, दूरदृष्टि मांगी और ये कागज हमारे पास आ चुके हैं, पब्लिश हो चुके हैं। और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो हमारी जो एक्सचेंज है इस सोमवार को जो वॉलेट्स जो हैं जुलाई के अंदर अंदर या जुलाई के अंत तक हमारे वॉलेट्स जो हैं वो बैक ऑफिस में आ जाएंगे। और अभी हम लोग इन वॉलेट्स की टेस्टिंग कर रहे हैं ताकि जो जो आधा मिलियन जो लोग हैं वो पासवर्ड अपने भूल ना जाएं सारे के सारे एकदम से ही। तो इसीलिए हम लोग कदम दर कदम आगे बढ़ रहे हैं और कुछ लोगों को हम पहले देंगे। जो मैराथन में जो जो हिस्सेदार हैं वो आएंगे और उनको हम लोग उनका वॉलेट्स देंगे और ये अग्रज होंगे। और उसके बाद हम अपनी सपोर्ट सर्विसेज जो हैं वो कार्यरत करेंगे ताकि किसी को कोई दिक्कत ना आए। और सितंबर में हम लोग देखिए सितंबर में हम लोग अपना एसटीओ शुरुआत करेंगे, उसके शुभारंभ करेंगे। और सितंबर में हम लोगों के पास सीआरयू यूनिट्स होंगे और सितंबर में हमारे पास क्रिप्टो यूनिट्स होंगे, एर्थूरियम, यूएसडीटी, यूएनटीबी और बिटकॉइन, एर्थूरियम, यूएसडीटी, ये सब चीजें होंगी। और भी दूसरी करेंसी जिसकी हम शुरुआत करेंगे। और वाइट कॉइन्स जिसे लोग बोलते हैं, कहीं पे आपके वाइट कॉइन्स पड़े होंगे या आप तो आप ये सारी चीजें जो हैं अपने एक्सचेंज अकाउंट में आप टॉप अप कर सकते हैं जितनी भी क्रिप्टो करेंसी आपके पास बाहर पड़ी हुई है। और उसके बाद आप इनका इस्तेमाल कर सकते हैं सीआरयू खरीदने में। और ये देखेंगे कि कौन से करेंसी हम लोग अपने एक्सचेंज में जारी करेंगे। और अक्टूबर में जब हमारा जन्मदिन आएगा और हम लोग 1 जुलाई के आसपास हम लोगों को पता चलेगा कि हम लोग क्या हमें पता चलेगा कि क्या हम लोग किसी स्टेडियम में हम लोग एकत्रित हो पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे। और ये जुलाई के पहले हफ्ते में हमें पता चल जाएगा। तो हम चाहेंगे कि हमें इस समय ये नहीं पता कि अक्टूबर में क्या चीजें हम देखेंगे। और 1 जुलाई को क्या हमें पता चलेगा कि हम लोगों को पता चलेगा और रशिया के में पता चलेगा कि सीमाएं जो हैं वो बंद रहेंगी या चालू हो जाएंगी इस वायरस की वजह से। और जो जितने भी बड़े बड़े इवेंट्स हैं वो होंगे कि नहीं होंगे। भाई अभी तो इस समय तो सब कुछ बंद है मॉस्को में भी। और ये प्रश्न कि क्या हम लोग 7-8 हजार लोगों को एक जगह एकत्रित कर पाएंगे, तो ये हमें पहले हफ्ते में पता चलेगा 1 जुलाई के बाद। और हम लोग
अगर जैसे कि अभी हम लोग अपनी ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, हम शायद वैसे भी कर सकते हैं। और किसी ने रशियन चैट में ये लिखा कि हम लोगों को वो ऊर्जा प्राप्त करनी है, लोगों से मिलना है, और हम लोगों को चाहिए ये सब। बिल्कुल ठीक बात है। तो मैं ये कहूंगी कि 4 जुलाई को आप हमारे समरी प्रोग्राम में आए, वेबिनार में आए, और बहुत सारी खबरें आपको पता चलेंगी। और हमारे पास एक और स्लाइड है। और इस समय अभी हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि हम एक 5 दिन की एक कॉन्फ्रेंस है जिसका नाम डिजिटल समिट है। और ये डिजिटल शिखर सम्मेलन जो है 2020 का, ये जो सम्मेलन है, हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि हम इसके अंदर हिस्सा ले सकें। और ये बहुत शीघ्र हमें पता चलेगा कि हम लोग स्पॉन्सर करेंगे कि नहीं करेंगे। और हम लोग क्रिप्टो यूनिट का जो ब्लॉकचेन है, हम हमारे बैक ऑफिस से हम लोग आपको लिंक देंगे और आप इस शिखर सम्मेलन में आप हिस्सा ले पाएंगे। तो 3 तरह से आप इसका शिखर सम्मेलन, डिजिटल शिखर सम्मेलन में आप हिस्सा ले सकते हैं। एक तो मुफ्त में, और आप वहां पे आ सकते हैं, लेकिन आप वहां पे यूट्यूब में आप रिपोर्टिंग नहीं कर सकते। और कुछ चीजें जो उस कॉन्फ्रेंस में यूट्यूब पे होंगी तो आपको वो पता नहीं चलेंगी। और अगर आप कुछ 30 या 40 डॉलर अगर आप देते हैं, तो आपके पास यूट्यूब वीडियो जो होगा वो 5 दिन के लिए होगा। तो अगर आप कुछ छूट गया है आपसे, तो वो आप 5 दिन के अंदर आप वापस यूट्यूब चैनल पे जाके आप शिखर सम्मेलन को देख सकते हैं। और उसके ऊपर ये जो शिखर सम्मेलन है, इसमें बाइनेंस के लोगों ने भी वो भी हिस्सा लेंगे। और बहुत सारे लोग जो एक्सपर्ट्स हैं ब्लॉकचेन के अंदर, 25,000 लोग इस शिखर सम्मेलन में आने वाले हैं। और ये तीसरा शिखर सम्मेलन होगा। और हम लोग इसके अंदर हिस्सा लेंगे। और हमारे लिए भविष्य क्या क्या लेकर आएगा, तो आप में से कितने लोग उत्साहित हैं अपने भविष्य को लेके? और अगर आप अपने भविष्य को लेके, क्रिप्टो करेंसी को लेके उत्साहित हैं, तो 10 डालें चैट के अंदर और मुझे बताएं, पुष्टि करें। और धन्यवाद। मैं आप सबको देख रहा हूं कि आप सब लोग इसकी पुष्टि कर रहे हैं। पर मैं ये आपको बता दूं कि यहीं पे हम खत्म नहीं कर रहे हैं, हमारे पास एक और स्लाइड है। और ये है 15 जुलाई को हम लोग डेटा माइनिंग की शुरुआत करने जा रहे हैं। और 7 दबाएं चैट के अंदर अगर आपने एक भी ऐसा वेबिनार में आपने हिस्सा लिया है जो डेटा माइनिंग के ऊपर था, तो धन्यवाद। बहुत बढ़िया, बहुत सारे लोग कह रहे हैं। और ये हम लोग 15 जुलाई को हम लोगों ने कुछ लोगों ने शुरुआत की है इसके ऊपर। और इस मंगलवार को मैंने अपना लिंक्डइन अकाउंट के साथ इस सॉफ्टवेयर को मैंने शुरू किया, लिंक किया। और उसके बाद क्या हुआ, लिंक्डइन पेज में क्या हुआ, तो अभी तक क्या हो रहा था कि ये जो डिजिटल डबल जो था, वो अपने आप स्वतः ही एक छोटा छोटा कुछ लिखने लग गया, जैसे कि कैसे हैं आप, हम लोग के अंदर कुछ चीजें ऐसी हैं जो हम दोनों में कॉमन है। और हम लोग कुछ चीजें आपसे बात कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं एक दूसरे से। और इसके बाद मुझे सिर्फ 5 मिनट लगे कि मैंने एक ड्रॉप डाउन मेन्यू आता है कि कौन कौन से देश से, कौन कौन से क्षेत्र से मैं लोगों को दोस्त बनाना चाहूंगी। और मैंने रशिया से शुरू किया, सेंट पीटर्सबर्ग पे आई। और इस शहर से मैं लोगों से मिल सकती हूँ या मैं बात कर सकती हूँ। और मैंने मैंने मिडिल ईस्ट की कोई शहर नहीं मैंने चुना। मैंने बेलारूस को देखा, कजाकिस्तान को देखा, और मैंने यूनाइटेड किंगडम में देखा। मैंने सभी पूरी दुनिया को नहीं, मैंने उसके अंदर मैंने
टिक किया। और मैं जो कर रही थी, मैं सिर्फ उन्हीं देशों पर तक सीमित रही जो कि मेरे लिए मेरी पहुंच के अंदर थी, या जिनकी भाषाएं मैं जानती हूँ और जिनसे मैं उनकी भाषा में बात कर सकती हूँ, जैसे रशियन या अंग्रेजी। मैं 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 शायद यूनाइटेड किंगडम नहीं जा सकती हूँ, ब्रिटेन नहीं जा सकती हूँ, लेकिन मैं लोगों से बात कर सकती हूँ। दूसरा, उसके बाद लोगों उसने मुझसे पूछा कि कौन से व्यवसाय के लोगों को आप दोस्त बनाना पसंद करेंगी, और उसके अंदर 200 अलग तरह के व्यवसाय थे। मैंने बैंकिंग पे पुष्टि की, और मैंने उसके बाद डिजिटल टेक्नोलॉजीज में पुष्टि की, और जो भी वित्तीय क्षेत्र से जुड़ा हुआ था, वित्तीय व्यापार से जुड़ा हुआ था, तो मैंने उस पे भी किया। और हम लोग कितनी सारी चीजें बातचीत करते हैं, हम लोगों ने बात की, और बहुत सारी चीजें थी वहां पे कि लोग जो फोटोग्राफी करते हैं, पेशेवर करते हैं। और मैंने सभी पे नहीं किया, लेकिन मैंने 14 व्यवसायों के ऊपर मैंने किया, और उसके बाद मेरा काम खत्म हो गया। सिर्फ देशों को, क्षेत्रों को और व्यवसायों को मैंने चुना, और उसके बाद मैंने अपना अकाउंट डिजिटल डबल्स के सुपुर्द कर दिया। और डिजिटल डबल्स इन लोगों के साथ उन्होंने निमंत्रण भेजना शुरू किया और बोला कि हम लोग और उन्होंने 1 मिनट के अंदर ही 40 लोगों को उसने न्योता भेज दिया। और उसमें से 2 लोगों ने मुझे बोला, मरिया कैसे हैं, मैं आपसे बहुत उत्साहित हूं आपसे बात करने का, और मैं मार्केटिंग डायरेक्टर हूं इस कंपनी का जो मॉस्को में स्थित है। और ये जो कंपनी है, ये क्रिप्टो करेंसी जो कि जॉइस के नाम से ये क्रिप्टो करेंसी करती है, और ये हम लोग उत्पाद और सेवाओं का इससे भुगतान कर सकते हैं। और मैं मुझे इस क्रिप्टो करेंसी के बारे में इससे ज्यादा नहीं पता है। और मैं बोलूं आपको, अगर मैं अपनी तरफ से मैं अगर कोशिश करके भी मैं इस व्यक्ति तक कभी भी नहीं मैं पहुंच सकती थी, उनसे संबंध नहीं जोड़ सकती थी। और मैंने जब उनको अपने बारे में बताया, तो क्या आप सोच सकते हैं कि एक दिन के अंदर ये सब चीजें हुई, और ये बहुत तीव्र गति से ये चलता है। और एक और जो इंसान जिन्होंने मेरे को जो मिला, और उन्होंने कहा कि मैं काफी उत्साहित हूँ, और वो उनकी एक मार्केटिंग एजेंसी है। और उनके पेज पे मैंने देखा कि वो पैकेजिंग बिजनेस के अंदर थे, और वो मार्केटिंग विपणन करते हैं, वो लेबलिंग करते हैं। और मैंने उनसे बोला, वाह, मैंने अपने आप से बोला कि क्या बात है, ये भी मॉस्को के हैं, और ये भी इतने अच्छे व्यवसाय के साथ जुड़े हुए हैं। और जो कुछ कंपनियां ऐसी हैं जिनके अंदर मैं फोटो शूट चाहती हूँ, और ये सब चीजें हम लोग चाहते हैं हमारी कंपनी के साथ जुड़े। और ये मेरे दोस्तों की सूची में आ गए। और उसके बाद मैंने देखा कि मैंने इन सब से मैंने मैंने इनको जवाब दिया। और मैंने ये देखा कि डेटा माइनिंग के साथ जो लोग ऐसे भी जुड़ते हैं, जो लोग अपने दोस्तों की सूची को बढ़ाना चाहते हैं, वो भी आपके साथ जुड़ जाते हैं। और ये बहुत बढ़िया बात है। तो मैं आपको बताऊं, मुझे ये लगता है कि हर रोज बैठना और उनके ऊपर सुबह से लेके शाम तक किसी को टेक्स्ट करना, ये बहुत बड़ा काम है। और आपको ये भी नहीं पता, आप चयन नहीं कर पाते कि आपको किसको लिखना है, आपको आपको किन लोगों को चयन करना है, और क्या आपको ऐसी चीजें जोड़नी है या देखनी है कि आप ये जो लोग हैं आपके साथ जब जुड़ेंगे तो आपके लिए फलित होंगे। लेकिन ये डिजिटल डबल ने बिल्कुल आसानी से कर दिया। और जो लोग शर्मसार, जो लोग थोड़े से जो शर्मीले होते हैं, शर्मीले स्वभाव के होते हैं, वो लोग नहीं लिख पाते। तो ये जो लोग हैं उनके लिए तो ये एक वरदान की तरह सिद्ध होगा। और आप लोग जब जो ये शर्मीले लोग हैं, जब उनके पास कोई जवाब भी आता है, तो वो इस असमंजसता में पड़ जाते हैं कि वो क्या लिखें। तो
मुझे ये लगता है कि ये जो जो लोग हैं वो डर से जाते हैं। अब ये डिजिटल डबल्स जो है ना, ये डरता नहीं है, ये एक मशीन है और ये अपने हिसाब से ये चीजें करता रहता है और ये सरल तरीके से लोगों को देखता है कि किन लोगों का वो चयन करेगा और उसके बाद उन लोगों का चयन करने के बाद वो बोलेगा कि हाँ नमस्कार और मैं आपसे बात करने के लिए उत्साहित हूँ। और डिजिटल डबल और डेटा माइनिंग जो है वो बिल्कुल तैयार है। और सबसे पहले हम लिंक्डइन के ऊपर जाएंगे, फेसबुक के ऊपर हम बाद में जाएंगे 2 महीने के अंदर। मुझे लगता है कि सितंबर के आसपास हम फेसबुक शुरू करेंगे। अगर आपका कोई भी अकाउंट लिंक्डइन पर नहीं है तो मैं आपसे निवेदन करूंगी कि आप लिंक्डइन में आप अपना अकाउंट बनाएं, एक प्रोफाइल पेज बनाएं। और जो लोग जिन देशों के अंदर ये लिंक्डइन जो है मान्य नहीं है, तो आप ओपेरा के अंदर जाएं, ओपेरा ब्राउजर के अंदर जाएं और उसके अंदर आप वीपीएन को का चयन करें और आप फिर किसी भी देश के अंदर से आप वहां जा सकते हैं और इस रजिस्टर के अंदर आप पंजीकृत कर सकते हैं। तो जब मैंने एक आपको बताऊं कि अगर मैं वीपीएन मैंने बाहर से जब मैंने लिया तो वीपीएन को मैंने $15 महीने के लिए मैंने उसको लिया। और उसके बाद मैं मुझे मॉस्को से मैं यूएसआईपी के अंदर गई और मुझे लगता है कि आपको वो $15 देने की भी जरूरत नहीं है। आप ओपेरा वीपीएन पे जाकर आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और और आपको पता है कि जैसे कि रशिया में डेस्कटॉप टेलीग्राम है वो भी प्रतिबंधित है। तो अगर आपको अपनी लिंक्डइन पर प्रोफाइल बनानी है और आप मॉस्को से हैं तो आपको वीपीएन का इस्तेमाल करना पड़ेगा। और ये आप अंग्रेज और जब आप प्रोफाइल पिस्ट बनाएंगे या पेज बनाएंगे तो आप अंग्रेजी में भी बना सकते हैं। और आप वो बहुत सरल है। वो आपसे पूछेगा कि आपने कितने साल किस जगह पे कब कब आपने काम किया। आप कुछ चित्र भी अपने डाल सकते हैं और आपको कोई पोस्टिंग करने की भी जरूरत नहीं है। मुझे पता है बहुत सारे लोगों को डर लगता है कि पोस्ट कैसे करें। लोग मुझसे पूछते हैं कि सोशल नेटवर्क पे क्या करें। और लिंक्डइन के अंदर आपको कुछ जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको वहां पे 2 चीजों की जरूरत है, एक आपका पृष्ठ और एक आपकी प्रोफाइल कि किस तरह से क्या आपके शौक हैं, आप अपने जीवन में क्या करते हैं, आप किन चीजों में अच्छे हैं और आप अपने खाली वक्त में शौकिया तौर पर क्या करना चाहते हैं, आप किस चीज में पेशेवर हैं। बस यही सब चीजें आपसे वो पूछते हैं। और आप ये चीज करेंगे तो 15 जुलाई को जब हम लोग डिजिटल डबल शुरू करेंगे तो कुछ पहले हफ्तों में हम लोग 1,000 डिजिटल डबल्स की शुरुआत करेंगे कि मेंबरशिप लेके आएंगे, सदस्यता लेके आएंगे। और अगर आप 15 जुलाई को शुरू करना चाहते हैं तो आप इस चीज को ध्यान रखें कि आपका अकाउंट लिंक्डइन पर हो और आपके बैलेंस जो है वो बैक ऑफिस में टॉप्ड अप हो ताकि आप बटन दबाएं और डेटा माइनिंग की आप शुरुआत कर सकें। बस यही तो चाहिए। आइए अगली स्लाइड की तरफ चलते हैं। और देखिए आप से मैं निवेदन करूंगी कि 4 जुलाई को जो वेबिनार हो रहा है ये एक समरी वेबिनार है, सारांश वेबिनार है जिसमें बहुत सारे बोनसेस और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं वीआईपी क्लब लोगों के लिए उपहार के तौर पर जो चीजें आपको बताई जाएंगी। और किस तरह से वीआईपी क्लब के जो मेंबर हैं वो किस तरह से स्टेकिंग का फायदा उठा सकते हैं जुलाई में और किस तरह से वो चीजों को बेहतर बना सकते हैं। और इन सब चीजों को छोड़कर भी वीआईपी क्लब के जो मेंबर हैं वो हम लोगों ने एक हमने प्रस्तुति बनाई है और मुझे पूर्ण रूप से विश्वास है कि आप काफी उत्साहित होंगे जब आपको पता चलेगा कि हम लोग 4 जुलाई को क्या क्या चीजें आपके लिए लेके आ रहे हैं।
तो अब प्रश्नोत्तर का समय है और मैं प्रश्नोत्तर का जवाब दूंगी और अगर आपके अंग्रेजी कक्ष में कुछ प्रश्न हैं तो बताएं। यूनिट्स और उसका जो राउंडिंग है, हमने ये जो टास्क है ये हमारे प्रोग्रामर्स को असाइन किया है, और मैं आपको ये नहीं बता सकती कि आपको इसे क्लैरिफाई करना चाहिए कि इसे किस तरीके से हम राउंड फिगर में आपको बता सकते हैं। तो सोमवार को मैं अपने सभी प्रोग्रामर्स के साथ इसके बारे में चर्चा करूंगी। क्या हमारे पास कोई दूसरा सवाल है? सिर्फ लिंक्डइन हमारे डेटा माइनिंग में है और ये एक रेडीमेड सॉल्यूशन है। अगर आप यहाँ पर हैं तो कल सारी चीज़ आपके लिए फंक्शनल होगी, चालू हो जाएगी। लेकिन जहाँ तक फेसबुक की बात की जाए, उसी पैकेज के लिए आपको लाइसेंस को खरीदना चाहिए डेटा माइनिंग के लिए, सिंगल एक पारी के लिए, और ये एक बार का भुगतान होगा केवल। और जैसे ही ये जो फंक्शन है ये चालू हो जाएगा तो उसी फंक्शन का उपयोग करते हुए आप फेसबुक में भी उपयोग कर सकते हैं, और 2 महीने के बाद वी कॉन्टैक्टेड जो है वो उसकी पहुंच आपको मिलेगी। और ये केवल आपके एक ही लाइसेंस के तहत होगा और दूसरा जो सोशल नेटवर्क है वो जोड़ा जाएगा। कितने हमें यूनिट चाहिए, कितने लाइसेंस चाहिए? हमें 100 और 100 एंड 250 का भी चाहिए लाइसेंस। 100 आपके लिए, और जो सीमा है 5000 दोस्तों से ज्यादा नहीं। 150 यूनिट का जो लाइसेंस है उसके तहत आप स्वयं को एक्टिवेट कर सकते हैं और अपने प्रियजनों को, परिवारजनों को भी एक्टिवेट कर सकते हैं, लेकिन सीमा 5000 दोस्तों तक है। और जो 250 इकाइयों का आपका लाइसेंस है उसमें आप हमारे बिजनेस अकाउंट में हमारे साथ शामिल हैं, आपके लिए, आपके पति के लिए, और आपके आपके जीवन साथी के लिए या किसी और व्यक्ति के लिए, और असीमित सामाजिक नेटवर्क तक आप पहुंच बना पाएंगे, असीमित दोस्तों तक। और जहां तक पैकेज की बात की जाए तो न्यूज में आपको और भी ज्यादा विवरण प्राप्त होगा। क्या जो मेरे भागीदार हैं CRU, और क्या हमें इसके लिए इक्विपमेंट मिलेगा? देखिए, जो CRU है वो डिजिटल शेयर सिक्योरिटी है और उसका खनन नहीं हो सकता है। जो शेयर है वो आपकी कंपनी द्वारा बेचे जाते हैं। हम UNTP को माइन करते हैं, उसका खनन करते हैं, और ये स्टेकिंग के अंतर्गत आता है। लेकिन जो क्रिप्टो यूनिट है उसको आप खनन नहीं करते और इसके लिए किसी उपकरण की आवश्यकता नहीं है। आपको केवल एक सर्वर की ज़रूरत है, एक रिमोट सर्वर की ज़रूरत है, और आपको ये सिंगल जो सर्वर है वहाँ तक पहुँच होनी चाहिए, जिसमें आपको एक नोट मिलेगी जिसके लिए आपको कुछ निर्देश मिलेंगे और आप खनन कर पाएंगे UNTP का। डेटा माइनिंग लाइसेंस जो है वो अनलिमिटेड है। मैं टर्किश में बात करती हूँ और मैंने अंग्रेजी में इसको तब्दील किया है कि क्यों मेरा जो क्रिप्टो यूनिट है वो डोमेस्टिक बाजार में क्यों नहीं बेचे जाते हैं। क्या हम एक्सटर्नल मार्केट में इसको लॉन्च कर सकते हैं और ये बेचे नहीं जाते? क्योंकि जो एक्सचेंज है ये आपका स्टॉक मार्केट एक्सचेंज नहीं है, और इसलिए तकनीकी रूप से हम लोग सीमित है केवल एक्सचेंज करने में CRU का। और हालांकि जो जुलाई है, जुलाई में ये मैकेनिज्म बिल्कुल बदल जाएगा और आप एक्सचेंज कर पाएंगे।
और क्या सभी को वॉलेट मिलेगा या हमें उसके लिए भुगतान करना होगा? एक वॉलेट को खोलने के लिए आपको 10 इकाइयों का भुगतान करना पड़ेगा। 10 बार आपको यूएस डॉलर से ज़्यादा भुगतान करना होगा। और जो लाइसेंस है डेटा माइनिंग के लिए वो असीमित है। और जो CRU स्टेकिंग है, क्या वो वैसा ही है जैसे ब्लॉकचेन का स्टेकिंग होता है? नहीं, जो ब्लॉकचेन स्टेकिंग है वो बदलेगा। जैसे अभी आप अपने CRU को स्टेक करते हैं तो आप प्राप्त करते हैं CRU अंक। आप 1000 CRU को स्टेक करें और आपको 2.5% का आपको ब्याज मिलता है। लेकिन आप ब्लॉकचेन में 1000 CRU को स्टेक करें और बदले में आप प्राप्त करिए 300 UNTB टोकन एक महीना में, जहाँ पे UNTB टोकन जो है वो बेचे जा सकते हैं एक्सचेंज पे अपने आज की कीमत पर। और जो पैकेज है 100 इकाइयों का, 500 दोस्त आपकी सीमा है दोस्तों को शामिल करने के लिए। जी हाँ, और एक पैकेज 100 इकाइयों का, उसमें आपकी सीमा 5000 है, लेकिन आप इसको अपग्रेड कर सकते हैं। आप देखिए, आपको ये अगर लगे कि मेरे पास 5000 दोस्त हैं और आप खरीद और करना चाहें ज़्यादा दोस्तों को जोड़ने के लिए, तो आप बड़े लाइसेंस के लिए भुगतान करिए। लेकिन मेरा ये मानना है कि 5000 दोस्त जिनकी बड़ी योग्यता है और जो कहते हैं कि मैं इतना कर सकता हूँ, तो मेरे हिसाब से ये बहुत ज़्यादा है। और बॉट हटाने के लिए, ना ब्लॉक करने के लिए बॉट्स को, ये नई तकनीक है जो अभी फंक्शनल हो गई है। और आप कई बार ध्यान भी नहीं देते कि ये बॉट है, क्योंकि ये मेरे बदले में लिख रहा है, मेरी जगह पे लिख रहा है और ऐसे बर्ताव करता है जैसे मैं खुद लिख रही हूँ। मैं कुछ भी नहीं कर रही सुबह से शाम तक, पर फिर भी 40 जो संदेश हैं मैं सभी को भेज रही हूँ। और क्योंकि ये जो 40 संदेश हैं ये 1 मिनट के अंदर नहीं है, बल्कि कुछ कुछ अंतराल में है, पूरे दिन के 10 के बाद या आधे घंटे के बाद। और इससे ये दिखता है कि आप बॉट नहीं है, और ये एक अपने आप को इंसान की तरह ही मानता है जो खुद से संदेश लिखता है और खुद से पत्र लिखता है। एक भागीदार जो कि उसने अपने बेटे को 250 इकाइयों का, अपने 2 बच्चों को उन्होंने उपहार दिया उनकी सहमति के बिना, लेकिन फिर भी वो बच्चे जो है मना करते हैं कि मैं वेरीफाई नहीं होना चाहता। और जैसे ही उन्होंने ये सुना कि भैया हमें सेल्फी देनी पड़ेगी स्थापना की प्रक्रिया के लिए और अपनी पिक्चर देनी पड़ेगी पासवर्ड का, तो मैं उन्हें मना नहीं पाई कि क्या होगा टोकन का जब तक वेरिफिकेशन नहीं होगा। देखिए, मुझे लगता है कि जैसे ही वो देखेंगे कि निष्क्रिय आय प्राप्त होगी तो उनका जो दृष्टिकोण है वो बदलेगा। यकीनन ये कई बार ये होता है कि बड़े लोग जो हैं बच्चों की सहमति के बिना बड़े बच्चों को वो उपहार दे देते हैं। मैं आपको क्या सुझाव दूं? ये जो महिला है जिनका बेटा है उनको आमंत्रित करने दीजिए समरी यानी सारांश वेबिनार पे, जो कि 4 जुलाई को आयोजित होगा, ताकि वो देख पाए कि जो हमारी कंपनी का प्रबंधन है कि हम क्या कर रहे हैं। और हो सकता है कि आप आज का जो वेबिनार है इसका रिकॉर्डिंग उन्हें भेज दीजिए। तो कुछ ऐसी गतिविधि उस महिला को करनी पड़ेगी कि ताकि उनके जो बेटे हैं वो विश्वास कर सके, अपना आधा घंटा इन वेबिनार्स पे डालें और समझें कि हम एक गंभीर कंपनी है और हम कोई किसी तरीके से भी घोटाला नहीं कर रहे उनके पासपोर्ट के साथ। हम स्टेकिंग कैसे कर सकते हैं ब्लॉकचेन के साथ? देखिए, बहुत सरल प्रणाली होगा आपके बैक ऑफिस में, जहां पे आपको बटन प्रेस करना है स्टेक करने के लिए, और जो आपके CRU है वो स्टेक हो जाएंगे। इसमें कोई भी कठिनाई आपको नहीं होगी। और जहां तक लाइसेंस की बात है, क्या वो लोग जो खरीद रहे हैं क्या वो हमारे लिए है? जी हाँ, वो डेटा माइनिंग लाइसेंस है और जो उसकी वैलिडिटी है वो पूरी जिंदगी के लिए है, अनलिमिटेड, असीमित है। और
जो पहले जो भागीदार होंगे उनके लिए असीमित वैलिडिटी होगा। लेकिन अगर हम ये देख पाते हैं कि 6 महीना के बाद हमारे पास 1 मिलियन माइनर आ गए हैं, तो शायद हम इस लाइसेंस को बेचना बंद कर दें। लेकिन अगर कोई व्यक्ति पंजीकृत है लेकिन उसने स्थापना नहीं की है और अब वो स्वयं को वेरीफाई कराना चाहता है, तो क्या उसे बोनस मिलेगा इस प्रचार के तहत? जी, उसको जून में 315 मिलेगा एक उपहार स्वरूप। और जो पुराना जो प्रचार है उसके तहत उसे सीआरयू मिलेगा, लेकिन कम से कम 350 सीआरयू जरूर प्राप्त होंगे। रेफरल कमीशन हमारे जो भागीदार हैं उनको खरीद के लिए, डिजिटल डबल के लिए क्या प्राप्त होगा? जी जी बिल्कुल, ये हमारी विपणन योजना के तहत होगा और नए पद भी इसके तहत आप प्राप्त कर पाएंगे। हमारे भागीदार स्पेन से जो है वो बहुत ज्यादा भ्रमित है। वो ये सोच रहे हैं कि हमारे पास क्या 2 स्टेकिंग होगी? नहीं, केवल 1 स्टेकिंग होगी। और जैसे ही हम तब्दील होंगे ब्लॉकचेन पे, तो जो आज स्टेकिंग आपकी चालू है वो खत्म कर दी जाएगी। देखिए, हम लोग ब्लॉकचेन पे तब्दील हो जाएंगे, माइग्रेट कर जाएंगे। अब कल्पना करते हैं हम ब्लॉकचेन पर आ गए हैं 1 सितंबर को, तो जो कंपनी है वो योग बनाएगी सभी परिणामों का, और 1 सितंबर से ये जितने भी सीआरयू होंगे जो कि आज स्टेक हुए हैं आपके बैक ऑफिस में, उसको तब्दील कर दिया जाएगा ब्लॉकचेन पर। अभी एक सवाल है कि क्या हमारे पास विनियमित विकेंद्रीकृत यानी सेंट्रलाइज्ड ब्लॉकचेन है? जी हाँ, है। अभी हमारे पास 4 नोड्स हैं हमारे सर्वर पे, लेकिन जैसे ही हम वॉलेट लोगों को दे देंगे सारी चीजों की जांच करने के बाद सुरक्षित तरीके से, तो उसके बाद हम अनुमति देंगे कि आप नोट्स खोलिए बाकी भागीदारों द्वारा, और इसके बाद उसे विकेंद्रीकृत किया जाएगा। लेकिन अभी ये सेंट्रलाइज्ड है फिलहाल। और जो कीमत है डिजिटल डबल की वो 3 लाइसेंस की है, 300, 350, और इसमें कोई इंस्टॉलमेंट प्लान नहीं है डिजिटल डबल के लिए, क्योंकि इस भुगतान से हमें ट्रांसफर करना है पैसे को हमारे प्रोग्रामर्स को, हमारे डेवलपर्स को, ताकि जो प्रणाली है, जो सिस्टम है, उसको मेंटेन किया जा सके। क्योंकि हम इंस्टॉलमेंट प्लान जो है वो अभी नहीं दे रहे हैं। यूलियाना जी पूछ रही है अपने बच्चों के लिए, जो अपने बेटों के लिए, जो कि वेबिनार में भी नहीं शामिल होना चाहते और ना ही वेरीफाई होना चाहते हैं। उनके जो टोकन है वो वहां तक पहुंच नहीं बना पाएंगे, केवल वेरीफाइड जो उपयोग करता है उनको ही उनके वॉलेट तक पहुंच प्राप्त होती है। बिना वेरिफिकेशन के आप अपने बैक ऑफिस को खोल के टोकन्स को ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं। एक सवाल पूछा जा रहा है इटली द्वारा कि 250 इकाइयों का जो लाइसेंस है क्या वो तैयार हो जाएगा 15 जुलाई तक? जी हाँ, वो तैयार हो जाएगा। एक सवाल पूछा जा रहा है एक्सचेंज के बारे में। एक्सचेंज जो है वो एस्टोनियन है, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि ये हमारा है, क्योंकि वरना जो रेगुलेटर है जो इशू करते हैं इस लाइसेंस को, वो इसे रिवोक कर देंगे। और जो एस्टोनियन एक्सचेंज है वो अपने आप में स्वतंत्र कानूनी एंटिटी होगी, और मतलब लीगल होगी, इंडिपेंडेंट एंटिटी होगी। और अगर हम सीआरयू बेचेंगे ब्लॉकचेन के अंतर्गत तो हम कहेंगे कि हमारी एक्सचेंज है, लेकिन जो एस्टोनियन एक्सचेंज है वो बाहरी एक्सचेंज होगा। मैं आशा करती हूँ आपको समझ आ रहा है मैं आपको क्या कहना चाह रही हूँ। और अभी एक सवाल है कि क्या हमारा जो सीआरयू है क्या उसे एक्सचेंज किया जा सकता है बाकी प्लेटफॉर्म्स पे, और क्या जो हमारे सीआरयू हैं
क्या वो देखे जाएंगे बाकी एक्सचेंजेस में भी? देखिए, हम कोई योजना नहीं बना रहे सीआरयू अंकों के साथ एंटर करने के लिए बाकी एक्सचेंजेस में, और मैंने आपको बताया है क्यों। क्योंकि जो तरलता है जो समर्थित किया जाता है हमारे भागीदारों द्वारा, वो 5 गुना ज्यादा है एक्सटर्नल एक्सचेंज के मुकाबले। और हम लोग शायद ज्यादा पैसा लगा सकते हैं एक्सटर्नल एक्सचेंज में लिस्ट होने के लिए, लेकिन हमें इनफ्लो नहीं मिलेगा पूंजी का। हमें मनमाड़ी करना होगा एक्सचेंज वालों के साथ, और लिस्टिंग करने के लिए वो लोग 20,000 का उन्होंने जो कीमत है वो उन्होंने बनाई है। और ये बोला जाता है कि जो इश्यू है टोकन का वो फ्रीज हो सकता है 5 मिलियन यूएस डॉलर का अकाउंट, ताकि तरलता जो है वो बनी रहे। तो मेरे को ये समझ नहीं आता कि हमारे टोकन एक्सटर्नल एक्सचेंज पे जाएं, इसके बदले में हमारे हमारे टोकन्स को ट्रेड करने के लिए। आज की जगत में आप नहीं पाएंगे अच्छी तरलता के साथ एक्सचेंज टोकन। और जो हमारे सीआरयू टोकन है वो किसी भी दूसरी एक्सचेंज में प्लेस नहीं हुए हैं। जैसे इस बाइनेंस का जो सिक्योरिटी टोकन है वो ट्रेड नहीं करता है सिक्योरिटी टोकन में। और ये जो जितने भी मंच हैं जो ट्रेड करते हैं सिक्योरिटी टोकन में, जैसे कि ओवरस्टॉक, 40 ये बहुत कम है हमारी क्षमता के हिसाब से। और इसलिए जो सीआरयू टोकन है उनको एक्सटर्नल एक्सचेंज में अभी चालू नहीं किया जाएगा। और जहां तक आप यूएनटीपी की बात करते हैं, 3 महीना के बाद जब उद्घाटन होगा ट्रेडिंग का एस्टोनियन एक्सचेंज में, हम लोग मूल्यांकन करेंगे और इसके प्रदर्शन को देख के, इसकी आपूर्ति को लेके लोगों को कितनी मांग है, और इसके प्रदर्शन को लेके जैसे कई एक्सचेंज है जैसे सिंगापुर में है, हमने उनके साथ भी मानवाड़ी की है, उनके साथ भी बातचीत की है सभी नियम और शर्तों के बारे में। और जो नियम और शर्तें वो इस तरह से है कि लिस्ट होने से पहले उनकी एक्सचेंज में हमें ट्रेड करना है कम से कम 3 महीनों के लिए बाकी 3 एक्सचेंजों में। जैसे ऑस्ट्रेलियन एक्सचेंज है वो स्वीकृत होता है, और जो बाकी 2 एक्सचेंजेस है उसमें भी स्वीकारा जाना चाहिए। और अगर अच्छी रणनीति आती है, अच्छा मांग रहती है, आपूर्ति रहती है, और हर रोज उसका प्रशिक्षण होता है, अच्छे से वो ट्रेड हो रहा है, तब बहुत बड़े जो एक्सटर्नल एक्सचेंज है शायद वो हमें लिस्ट करते हैं। आज के जो एक्सचेंजेस हैं वो ये समझते हैं कि आज कैसा चल रहा है, लेकिन इससे पहले वो नए टोकन का शिकार कर रहे थे अपनी टोकरी में भरने के लिए। लेकिन आज वो ये समझते हैं कि अगर ये जो सिक्का है इसको ट्रेड नहीं किया जाता है तो जो एक्सचेंज है वो कमीशन पे पैसा नहीं प्राप्त करेगा, और क्यों इस सिक्के की जरूरत है। और इसलिए जो नियम और शर्तें हैं लिस्टिंग के लिए वो और भी ज्यादा मुश्किल हो गई है, खास करके पिछले 2 या 3 महीने से। और आपको कम से कम औसत जो दैनिक आपकी ट्रेडिंग है वो कम से कम 1 लाख के करीब होना चाहिए, और 200 मिलियन है अभी मई में ये ट्रेडिंग है सीआरयू में। और जो औसत है मासिक रूप से वो 80,000 है। तो जो सीआरयू टोकन है उसको लिस्ट किया जा पाएगा बाहरी जो आपका एक्सचेंज है उसमें, और ये जनरेट होगा यूएनटीपी टोकन आपका न्यू ईयर में। और तब हम सोचेंगे कि यूएनटीपी टोकन को क्या हमें बाकी एक्सचेंजेस में भी लागू करना है या नहीं, कम से कम 2021 में, क्योंकि हमें सभी आंकड़ों को ध्यान से टटोलना है। और क्या होगा आपके ये जो सीआरयू पॉइंट्स हैं ये जब माइग्रेट होंगे ब्लॉकचेन में, तो एक्सचेंज का क्या रेट होगा यूएनटीपी में और स्टेकिंग अंकों में। तो देखिए जो जो अंक आप प्राप्त करेंगे स्टेकिंग के माध्यम से उसको रिलीज्ड सीआरयू अंक की तरह समझा जाएगा, और ये उसी की तरह है जैसे बाकी हैं, इसमें कोई अंतर नहीं है। इसका योग किया जाएगा और 2.5% आपको ब्याज लगेगा स्टेकिंग पर,
और ये इसका योग होगा आपके रिलीज्ड सीआरयू के साथ में, और ये टोटल आपका सीआरयू होगा। लेकिन जो एक्सचेंज है, अगर वो सितंबर तक हम योजना बनाते हैं कि हमें एक्सचेंज पे जाना है, $1 पे, और यूएनटीबी जो कीमत है अगस्त में वो 1 सेंट है, तो 1 to 100 होगा ये। लेकिन जितने ज्यादा खाते खुलेंगे हमारे हमारे ब्लॉकचेन पे, यूएनटीबी की उतनी मांग होगी, और जो कीमत है यूएनटीबी की वो बहुत तीव्र गति से वृद्धि करेगा, क्योंकि लोग जो है वो बेचेंगे यूएनटीबी के बीच में, और कंपनी जो है उसे बेचेगा नहीं। जैसे मेरे को अगर खाता खोलना है और मुझे 10 यूएनटीबी चाहिए, तो मैं एक्सचेंज पे जाऊं, वहां से खरीद लूं, या अनुरोध करूं अपने पड़ोसी को कि मेरे को 10 यूएनटीबी दे दो, और वो मुझे कहेगा कि मेरे को $1 दो, मुझे 10 सेंट नहीं चाहिए, मुझे $1 चाहिए। तो ये हो सकता है, और इसमें एक्सचेंज रेट जो है ये कंपनी ने नहीं निर्धारित किया, ये सेट नहीं किया, ये बाजार के हिसाब से ये चालू होगा। दूसरा क्वेश्चन ये है कि क्या जो ब्लॉकचेन है वो आपके लिए उपलब्ध होगी केवल वीआईपी वालों के लिए? नहीं, वीआईपी जो है वो सभी के लिए उपलब्ध होगी, क्योंकि हम सभी क्रिप्टो यूनिट प्रोग्राम के भागीदार हैं, हम सभी सह मालिक हैं वैश्विक निवेश पोर्टफोलियो के, जहां हालांकि जो वीआईपी क्लब है उनके अपने लाभ हैं, जैसे डिजिटल डबल केवल वीआईपी क्लब वालों के लिए ही है, क्योंकि ये अद्वितीय कार्यक्रम है, एक अद्वितीय कार्यक्रम है जो आपकी सहायता करता है माइन करने के लिए योग्य लोगों को आपकी संरचना में, और ये केवल वीआईपी क्लब के लोगों के लिए ही उपलब्ध है। और बाकी भी अतिरिक्त उत्पादों को हम उद्घाटन करेंगे, जिसमें कुछ जो है वो सभी के लिए उपलब्ध होगा विशिष्ट नियम और शर्तों पे, लेकिन जो वीआईपी क्लब के सदस्य है वो छूट पर इन चीजों को उपयोग करेंगे। जैसे जीनियस ऑफ फाइनेंस है, मैंने देखा है उस गेम का, उस खेल का प्रोटोटाइप मैंने देखा है, हमने केवल 5,000 बोर्ड गेम्स को हमने चालू किया है, और अगर हम वो सारी 5,000 बाजार में डाल देंगे तो कई लोगों को उसके लिए वो हाथ में वो पकड़ भी नहीं पाएंगे उससे, क्योंकि ये बहुत बड़ा संख्या है, और केवल जो वीआईपी क्लब के सदस्य है केवल उन्हीं को ये मौका मिलेगा कि वो अपडेट कर सके इस वर्जन को। तो देखिए कि वीआईपी क्लब वालों के अपने अपने प्रिविलेजेस होंगे, अपने मौके होंगे। और नटालिया जी पूछ रहे हैं कि क्या बाकी कॉइन्स भी हमारी एक्सचेंज पे क्या वो लागू होंगे? जी हाँ, जो हमारा एस्टोनियन एक्सचेंज है उस पे ये फंक्शन अवेलेबल होगा, जहाँ पे लोग अपनी संपत्ति को टोकनाइज करना चाहेंगे, वो संपत्ति जो कि बैकअप है, जैसे रियल एस्टेट टोकन के लिए। तो हमारे पास अभी भी कई मालिक हैं होटल्स के और मॉल्स के, ट्रेनिंग सेंटर्स के, जो हमारे पास आ रहे हैं। खास करके अभी जो ट्रेनिंग सेंटर्स है वो बहुत आपातकालीन स्थिति में एकदम खाली पड़े हैं, कोई भी उनके लिए किराए का भुगतान नहीं कर रहा है कीमत का, और उनके पास कोई व्यवसाय ही नहीं है, और जो उसके मालिक हैं वो किसी भी प्रकार से पैसा उन तक आ सके जिसको वो सुरक्षित कर सके, अपने व्यवसाय को बनाए रखे, उसके लिए मौके ढूंढ रहे हैं। और अभी भी कई सारे लोग हमसे पूछ रहे हैं कि क्या हम टोकनाइज कर सकते हैं हमारे ट्रेड के मॉल को, जैसे 1 स्क्वायर मीटर पे, और क्या उसे बेच सकते हैं। और फिर जो जब ये आपातकालीन स्थिति खत्म हो जाएगी तो हम लोग ये जो इसका प्रॉफिट है ये हम टोकन होल्डर्स के साथ साझा करेंगे। ये बिल्कुल मुमकिन हो पाएगा जब एक्सचेंज का उद्घाटन होगा। और जहां तक आप कीमत के बारे में बात करते हैं, जीनियस ऑफ फाइनेंस खेल के बारे में, तो मैं इसके बारे में नहीं जानती हूँ, शायद आप 4 जुलाई को समरी वेबिनार पे इसके बारे में जाने, तो कृपया करके उस वेबिनार से चूके ना। एक और प्रश्न है जो यूएनटीबी के ऊपर है, और यूएनटीबी के ऊपर है, वहां पे 8 बिलियन यूएनटीबी टोकन होंगे, और हमारी योजना है कि हम कम से कम 1 मिलियन लोगों को अपनी ओर आकर्षित करें। आपको नहीं लगता कि ये पर्याप्त होगा लोगों को आकर्षित करने के लिए? और
सभी लोगों को जरूरी नहीं है कि यूएनटीबी कॉइन को कब आपने करना है। यहाँ पे केवल 21 मिलियन बिटकॉइन है और कोई भी इसके लिए शिकायत नहीं कर रहा, क्योंकि आप इन कॉइन्स को विभाजित कर सकते हैं कई डेसिमल प्लेसेस पे और ये यूएनटीबी के बराबर माना जाएगा। ये लगभग क्या होगा, कितना होगा, औसत 10 बिलियन यूएनटीबी 10 साल में। और अगर हम इसका निर्माण करते हैं 10 सालों में, तो आपको लगता है कि नहीं ये इतना नहीं है, ये पर्याप्त नहीं है, तो हम वोटिंग करेंगे और हम जो है ब्लॉकचेन को उस हिसाब से चालू करेंगे और हम ये जो ब्रिज है इसको चालू करेंगे 10 साल में। बहुत सारे सवाल अभी बार बार दोहराए जा रहे हैं और इसमें से कई जो है उत्तर चालू हैं। और बहुत बहुत धन्यवाद आपके अटेंडेंस के लिए। आपका इंतजार करेंगे हम समरी वेबिनार पे 4 जुलाई को। और बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपके समय का। शुभ संध्या।